अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर एमडी कैप। मेरा नाम डॉक्टर सईद रमान अमजद है। हमने वन शॉट लेक्चर सीरीज़ में आज न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर डिस्कस करना है। मॉडरेट लेंथ का ये चैप्टर है। मैं कोशिश करूँगा इसमें जितनी भी मेजॉरिटी चीज़ें हैं जो कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल हैं वो आपको बता दूँ। लास्ट तकरीबन 1/5 जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो पूरा रट्टा है, ठीक है ना। यूजेज ऑफ रेडिएशन का वो टॉपिक है, उसको आप कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम पीटीबी और एफटीबी से जितनी बुक रीडिंग हो सके, जितना ज़्यादा मटेरियल आप अपने माइंड में स्टोर कर सकें वो कीजिए, क्योंकि वहाँ से सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन, बुक लाइन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो उसका जितना भी कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। बाकी उसमें आपको बुक रीडिंग करने की ज़रूरत है। उससे पहले हाफ लाइफ, डिके कांस्टेंट एंड वो सारे जो इंट्रोडक्शन वाले कुछ टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे दे आर वर्थ टीचिंग, ठीक है। तो हम सारे के सारे पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक करेंगे, साथ साथ जो पास पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे एंड वी विल समराइज दिस इन अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर। सो न्यूक्लियर मॉडल्स, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है पीएमडीसी के सिलेबस में, कॉम्पोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस उसका नाम है, और उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि डिस्क्राइब अ सिंपल मॉडल फॉर द एटम टू इंक्लूड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आपने कोई ना कोई न्यूक्लियर मॉडल बताना है, ठीक है ना। न्यूक्लियर मॉडल से क्या मुराद है? ऐसा मॉडल एटम का जिसमें न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस थी। रदरफोर्ड का मॉडल जो है दैट वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल टू बी प्रपोज्ड एवर। इससे पहले जो जे थॉमसन के और कुछ और मॉडल्स थे उसमें न्यूक्लियस का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तस्वुर ही नहीं था, ठीक है ना। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, उसने कहा कि बस एक पॉजिटिव चार्ज की शीट है, उस पर नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं। किसी ने कहा कि नहीं जी, नेगेटिव चार्ज की शीट है, पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं। वो जे थॉमसन के दो वेरिएशंस थी, बट वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम उस तरफ जाएंगे नहीं। रदरफोर्ड ने सबसे पहले कहा कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, नेगेटिव चार्ज उसके बाद रिवॉल्व करता है। हम इसको स्टडी करेंगे और इसमें जो बेसिक फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, उनको डिस्कस करेंगे। ज़्यादा मजीद जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट, नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उनकी तरफ नहीं जाएंगे, जैसे कि हार्ड्रॉन्स, मीजॉन्स, वो क्वार्क्स वगैरह। दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दीज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, बेसिक सी रिविजन क्या है, वो कुछ इस तरह का दिखता था कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में था और बाहर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व करते थे। रदरफोर्ड ने इस पॉजिटिवली चार्ज का जो सेंटर है इसको न्यूक्लियस कह दिया, और उसने कहा जो पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस के अंदर होंगे वो न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे। अब इसमें एनर्जेटिकली कुछ फ्लॉज थे। वो क्या थे कि उस वक्त तक क्वांटम थ्योरी आई नहीं थी, तो ये जो बाहर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इसकी जो इमिशन ऑफ एनर्जी का पैटर्न है वो कंटिन्यूअस पैटर्न है कि ये मुसलसल एनर्जी खारिज करता रहेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एनर्जेटिक्स या क्लासिकल फिजिक्स कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी होती है या कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, रुक रुक कर एनर्जी की अब्जॉर्प्शन या इमिशन नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता, एनर्जी इमिट करता करता आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस की तरफ ड्रिफ्ट करता जाता है और स्पाइरल पाथवे फॉलो करता हुआ न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है। और यहाँ पर एतराज था रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर कि एटम को स्टेबल पार्टिकल के तौर पे प्रूव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है एटम, तो फिर हमारे इर्द गिर्द जितने भी एटम से बनी हुई चीज़ें हैं उनको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके सारे एटम्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में इवेंचुअली गिर जाना चाहिए। तो फिर हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें एग्जिस्ट कैसे कर रही हैं? एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ये प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम एनर्जेटिक्स को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने से चेंज हुआ कि जब क्वांटम थ्योरी आ गई। क्वांटम थ्योरी ने कहा कि लाजमी नहीं है कंटिन्यूअस एनर्जी की इमिशन और अब्जॉर्प्शन हो। एनर्जी की इमिशन और अब्जॉर्प्शन, एनर्जी का ट्रांसफर जब भी होता है वो डिस्क्रीट पैटर्न में होता है। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलीज होते रहते हैं। तो मॉडल जो है वो रदरफोर्ड का ये वाला इसमें कन्वर्ट हो गया जब बोहर ने अपना मॉडल दिया। उसने क्वांटाइज्ड रेडियाई और क्वांटाइज्ड एनर्जीज का तस्वुर दिया। उसने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किसी ना किसी सर्टेन डिस्टेंस पर ही रिवॉल्व करेगा। वो जो पूरा का पूरा उसका पाथ है वो ऑर्बिट है, उसके अलावा उससे बाहर एक और सर्टेन डिस्टेंस पर वो रिवॉल्व कर सकता है, वो एक और ऑर्बिट है। इस तरह से डिफरेंट जो है रेडियाई ऑर्बिट्स के क्वांटाइज्ड बता दिए गए, उसका फार्मूला बता दिया गया, और हर रेडियस में रिवॉल्व करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ सर्टेन एनर्जी होनी चाहिए, वो भी क्वांटाइज्ड है और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट से लिंक्ड है कि इस ऑर्बिट में घूमना है तो इतनी एनर्जी हो, इससे बाहर वाले ऑर्बिट में जाओगे तो इतनी एनर्जी चाहिए। तो हर ऑर्बिट में रिक्वायर्ड एनर्जी भी क्वांटाइज्ड थी, उसका भी फार्मूला था। इस तरह से बोहर के मॉडल ने वो जो प्रॉब्लम था कि एटम स्टेबल पार्टिकल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बोहर के मॉडल ने जस्टिफाई कर दिया कि हाँ इस तरह से एटम स्टेबल पार्टिकल के तौर पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट हो नहीं रही, सिर्फ तभी इमिट या एब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर। नीचे से ऊपर जंप करेगा तो
एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ऊपर से नीचे जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। कितनी एब्जॉर्ब करेगा और कितनी इमिट करेगा ये डिपेंड करता है कि किन दो ऑर्बिट्स के बीच में ट्रांजिशन हो रही है। उन दो ऑर्बिट्स के बीच का जो भी एनर्जी गैप है डेल्टा ई, उतनी एनर्जी दोगे इस इलेक्ट्रॉन को तो जंप करके ऊपर चला जाएगा, जब ये जंप करके वापस नीचे आएगा तो इतनी ही एनर्जी वाला फोटोन इमिट कर देगा। ठीक है, ये सिंपल चीज थी। तो अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करता तो एक मेंटेन करेगा अपना डिस्टेंस न्यूक्लियस से, ना दूर जाएगा ना करीब आएगा, उसी जगह पर रिवॉल्व करता रहेगा कंटिन्यूअसली, और स्टेबिलिटी जो है एटम की वो जस्टिफाई हो जाएगी। सो दीज आर द टू मॉडल्स जिसमें न्यूक्लियस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें भी न्यूक्लियस था, इसमें भी न्यूक्लियस था, और इसके बाद आने वाले तमाम मॉडल्स अब तक जितने भी हैं न्यूक्लियस को मानते हैं। इससे पहले वाले मॉडल्स न्यूक्लियस को एग्जिस्टेंस उसकी उनको पता नहीं थी और किसी भी साइंसदान ने उसका जिक्र नहीं किया। देखिए बेसिक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल्स इनको कहते हैं। इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कभी कभार पूछ ली जाती हैं। आता आपको सब कुछ है इस स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है, हल्की सी रिवीजन है, समराइज सी चीज है, इसको हल्का सा आपने देख लेना है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसके ऊपर प्लस ई का चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस ई का चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम दिया। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया और जॉर्ज जॉनस्टोन जे स्टोनी इसने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ठीक है, न्यूट्रॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर नहीं किया, उसने उसकी एग्जिस्टेंस को प्रपोज किया। उसने जब कैलकुलेशंस की अपने मॉडल की तो उसने कहा कि in order for the atom to become a stable particle, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो चलो है, मैंने वो जो अल्फा पार्टिकल वाला जो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट है वो कर लिया, लेकिन प्रोटॉन के जितना ही मास वाला एक और पार्टिकल भी होना चाहिए, तब जाकर जो मेरी इक्वेशंस हैं वो सीधी बैठती हैं, सही उनका रिजल्ट आता है। सो इक्वेशंस के हवाले से मैथमेटिकली प्रपोजल था कि कोई एक प्रोटॉन जितना ही भारी और पार्टिकल होना चाहिए न्यूक्लियस में, तब जाकर सब कुछ ठीक ठीक बैठेगा। ठीक है, सो रदरफोर्ड ने उसकी एग्जिस्टेंस प्रपोज कर दी, लेकिन प्रूफ के साथ प्रूव नहीं कर पाया कि हाँ न्यूट्रॉन होता है। सो फिर जेम्स चैडविक ने 1935 में इसको एक्चुअल में डिस्कवर कर लिया। उसका एक्सपेरिमेंट था, बेरिलियम टारगेट के ऊपर उसने कुछ मारा था तो आगे उसको न्यूट्रॉन्स मिले थे। ठीक है, वो हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसलिए उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। नेम किसने किया न्यूट्रॉन को? न्यूट्रॉन कहा किसने? विलियम हार्किन्स ने। ठीक हो गया, ये वैसे आपकी बुक में इतना नहीं है, लेकिन स्टिल अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए कि प्रपोज किसने किया एग्जिस्टेंस? जेम्स चैडविक ने। डिस्कवर किसने की? जेम्स चैडविक ने। और नाम किसने दिया? विलियम हार्किन्स ने। अब इन्हीं पार्टिकल्स की कुछ वैल्यूज हैं क्वांटिटेटिव वाली, ये हमने क्वालिटेटिव चीजें पढ़ ली। अब हम क्वांटिटेटिव चीजें कुछ पढ़ रहे हैं जो कि आपको रट्टा मारनी है। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी चीजें इनमें से आपको आती होंगी, कुछ ही होंगी जो नहीं आती होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, एलिमेंट्री चार्ज जितना होता है लेकिन नेगेटिव में होता है, माइनस ई का चार्ज होता है। सो माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। मास इसका 9.1 10⁻31 होता है। अगर आप इसकी चार्ज टू मास रेशो Q/m या स्पेसिफिक चार्ज जिसको कहते हैं वो फाइंड आउट करेंगे तो 1.76 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम आ जाएगी। ठीक है, ये वैसे बहुत ही कम आती है, लेकिन चूंकि ये वैल्यू समराइज्ड बच्चे अपने जहन में रखते नहीं है तो आपने ये हल्की सी जहन में रख भी लेनी है, कभी कभार आ भी सकती है, रट्टे वाले क्वेश्चंस के तौर पर ये आ सकती है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज उतना ही होता है लेकिन प्लस में होता है, तो पॉजिटिव एलिमेंट्री चार्ज प्लस 1.6 10⁻19 कूलम। मास इसका 1.6 10⁻27 किलोग्राम्स होता है। इसको आप ग्राम्स में भी याद कर लें, किलो की जगह 10⁻3 लिखेंगे तो 1.6 10⁻20 क्या आ जाएगा? 27 प्लस 3 आ जाएगा किलो की वजह से, और ग्राम आ जाएगा 27 प्लस 3 करेंगे तो -24 आ जाएगा। सो 1.6 10⁻24 ग्राम्स इसका मास होता है। ये वाला भी आपने याद कर लेना है। इसका Q/m रेशो स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे तो 9.58 10⁻7 कूलम्स पर किलोग्राम होता है। अब इन दोनों को कंपेयर करें, बताएं किसका चार्ज टू मास रेशो ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का अच्छा खासा ज्यादा है। 10 की पावर ही देख लें, वो 10⁻7 है, वो 10⁻11 है। बहुत फर्क है अच्छा खासा, 10,000 गुना का फर्क है, 10⁻4 का फर्क है। बाकी कॉन्सोनेंट्स से 9 कोफिशिएंट्स जो हैं 9.58, ये तो अपनी अलग जगह, ये भी इनका भी फर्क है थोड़ा सा। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, तो अगर आप इसका मास देखेंगे, मास तो प्रोटॉन जितना ही है, सो चार्ज टू मास रेशो निकालेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग करना पड़ेगा ना, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल्स 0। तो चार्ज टू मास रेशो इसका 0 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मास इसका एग्जैक्टली उतना है, ग्राम्स में भी एग्जैक्टली इसका उतना ही मास बनेगा। एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो 3 है हमारे पास, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आपने करना क्या है, एमडीकेट के हवाले से आपने इन सब की कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपको आती हैं, दिस इज जस्ट अ रिवीजन, वो आपने कर लेनी है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। इसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया और रदरफोर्ड ने इसको नाम भी दे दिया। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया और जॉर्ज जॉनसन स्टोनी, जे स्टोनी ने इसको नाम दिया।
और न्यूट्रॉन की जो एग्जिस्टेंस है वो रदरफोर्ड ने प्रपोज की। रदरफोर्ड के मॉडल में उसने कहा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कंसंट्रेटेड है, जिसको मैं न्यूक्लियस कहता हूं, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे। इसका मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस रदरफोर्ड के जहन में थी। और उसने कहा कि चलो एक तो प्रोटॉन हो गया जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो एक न्यूक्लियॉन है जो उस न्यूक्लियस में रिजाइड करेगा। प्रोटॉन जितना ही मास वाला एक और पार्टिकल जो न्यूट्रल है उसको भी होना चाहिए इस न्यूक्लियस में। तब जाकर रदरफोर्ड की जो इक्वेशंस थी, उसने जो भी रिसर्च की थी, जो भी उसका प्रपोजल था मॉडल, वो जस्टिफाई हो रहा था। तो एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स के न्यूट्रॉन होना चाहिए यहाँ पे, तब ये पूरा का पूरा मॉडल मेरा इक्वेशन के मुताबिक जस्टिफाई होता है। ये रदरफोर्ड ने बताया। अब है कि नहीं ये पता नहीं था, डिस्कवर अभी तक नहीं हुआ। सो डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। एक्चुअल में उसका एक एक्सपेरिमेंट है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। उसमें उसने बाकायदा न्यूट्रॉन्स अलग कर दिए थे, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस थे, और उसने बता दिया कि हाँ ये जो रेडिएशन है ये न्यूट्रॉन निकल रहे हैं इस वक्त। सो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर कर दिए। विलियम हार्किन्स ने न्यूट्रॉन्स को नाम दे दिया कि न्यूट्रॉन्स को न्यूट्रॉन्स कहोगे तुम, ठीक है। अच्छा, कभी कभार प्रोटॉन में मसला आता है, बच्चे कहते हैं कि गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था। आपने कैथोड रे कैनाल रे पढ़ा हुआ है ना 9th में, तो कैथोड रे पढ़ा तो पता चला कि हाँ जी, जब उन्होंने देखा कि ये नेगेटिवली चार्ज रेज हैं, तो जे थॉमसन ने कहा कि जी ये जो चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके फौरन बाद बच्चे गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट कैनाल रेज वाला पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि उसमें जो कैनाल रेज थी, अगर हाइड्रोजन गैस होती तो वो कैनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी कि सिंपल प्रोटॉन्स होते। सो बच्चों के जहन में थोड़ा सा कभी कभार मसला आ जाता है कि वो गोल्डस्टाइन इसका आंसर लगा देते हैं। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन का जो एक्सपेरिमेंट है वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद का है, उसकी आप डेट्स कंपेयर करेंगे। गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन को दोबारा से रीडिस्कवर किया था कैनाल रेज में। उसने जब एक्चुअल में देखा कि जब मैं हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में डालता हूं और तब कैनाल रेज जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं, वो उनका जो मास है वो प्रोटॉन से इक्विवेलेंट है। सो इसका मतलब ये प्रोटॉन ही है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिनका मास उतना है जितना प्रोटॉन का है। उसने फिर कहा कि हाँ जी ये प्रोटॉन ही है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर आइंस हैं। हाइड्रोजन गैस के आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, पीछे प्रोटॉन्स बाकी बच गए। सो ये एक कंफ्यूजन यहाँ पर छोटी सी आपने दूर कर लेनी है। अब कुछ क्वांटिफिकेशंस भी आपको याद करनी पड़ेंगी, बेसिक्स ही हैं सबका। तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स का चार्ज, मास और चार्ज टू मास रेशो आपको आनी चाहिए। ये डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, आता है ऐसा एमसीक्यू। कभी कभार इनडायरेक्टली किसी ना किसी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं यूज हो रही होंगी। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर एलिमेंट्री चार्ज, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उतना चार्ज होता है, विच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। फर्क यह है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव ई का चार्ज होता है, यानी कि नेगेटिव 1.6 ×10⁻⁹ होता है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव ई का चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव 1.6 ×10⁻⁹ कूलम होता है। मास इसका बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, 9.1 ×10⁻31 kg में है, और इसका है 1.6 ×10⁻21 kg। और चार्ज टू मास रेशो फाइंड करें अगर आप इसकी, ये बहुत ही कम पूछी जाएगी, लेकिन कभी कभार पूछ भी ली जाती है। 1.75 ×10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ऐसा यूनिट्स में, और इसकी 1.7 ×10⁸ कूलम्स पर किलोग्राम। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, चार्ज कुछ नहीं है, मास इसका तकरीबन इस जैसा है, अप्रोक्सीमेटली फिर इक्वल भी लिख देते हैं। थोड़ा सा फर्क होता है, और वो फर्क इजाफे वाला फर्क होता है, यानी कि न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। और चार्ज टू मास रेशो निकालेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय मास करेंगे, आंसर 0 ही आ जाएगा। अब इसमें से क्वेश्चन कभी कभार ट्रिकी नहीं भी होगा, डायरेक्ट पूछ लेंगे, या कभी कभार पूछेंगे कि इन फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशो किसकी है, जो कौन सी इसमें चार्ज सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। वो इलेक्ट्रॉन है, छोटा मास है लेकिन चार्ज प्रोटॉन जितना ही है, तो चार्ज बहुत कंसंट्रेटेड है। हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो इन सब में इलेक्ट्रॉन की है। अच्छा, अब बेसिक आइडेंटिटी जब भी हम न्यूक्लियस की लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। ये सिंबल होता है पीरियोडिक टेबल वाला किसी भी एलिमेंट का, लेफ्ट साइड पर सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर लिखेंगे, और सुपरस्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड पर एटॉमिक मास लिखेंगे या मास नंबर लिखेंगे। राइट साइड पर सबस्क्रिप्ट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी लिखे जाते हैं, बट ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है नहीं। मोस्ट ऑफन आपको सिंबल जब मिलेगी तो न्यूट्रॉन्स नहीं लिखे होते, लेकिन असूलन लिखने चाहिए, तो अगर लिखेंगे भी तो उधर लिखेंगे, ठीक है। सो इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी द न्यूक्लियॉन नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहेंगे उसको। इसको न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, मास नंबर भी कहते हैं, और फॉर्मूला ऑफ कोर्स इसका होगा G + N।
एक जो प्रॉब्लम है, बच्चे एटॉमिक मास और मास नंबर को सेम चीज समझ लेते हैं। याद रहे मास नंबर होल नंबर में होता है 1 2 3 4। आपने गिनने हैं ना कितने, 4 न्यूक्लियॉन है कि 5 न्यूक्लियॉन है, 5.5 न्यूक्लियॉन तो नहीं हो सकते, 5.5। एटॉमिक मास फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब एक पर्टिकुलर जो पार्टिकल है 1.6 10⁻⁻21 kg का, इसका मास ऑलरेडी पॉइंट्स में है। तो अगर आप 6 प्रोटॉन का मास कैलकुलेट करेंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे उनका भी मास कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो वो पॉइंट्स में ही आएगा ना, एग्जैक्ट होल नंबर तो नहीं होगा। सो इस वजह से ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि ये खुद डेसिमल में है, तो एटॉमिक मास जब आप फाइंड करेंगे या तो केजी में या आप एएमयू में, आपकी मर्जी है, एएमयू में स्टैंडर्ड कन्वेंशन है तो वो भी पॉइंट्स में ही आएगा, क्योंकि 1.000 समथिंग एएमयू है एक प्रोटॉन का मास, 1 एएमयू एग्जैक्ट नहीं है। सो ये आपने फर्क दोनों में याद रखना है। कुछ एडिशनल सा एक कॉन्सेप्ट कभी कभार बुक में ना होने के बावजूद भी टेस्ट कर लिया जाता है, विच इज द न्यूक्लियर स्पीशीज का कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियर स्पीशीज होते क्या हैं? आइसोटॉप्स आपने पढ़े हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन इनका क्या है, मास नंबर डिफरेंट है। सो इनका आइसोटॉप्स, आइसो क्या है, क्या चीज बराबर है, ये याद रखें आप, एटॉमिक नंबर इनका सेम होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर आइडेंटिटी है न्यूक्लियस की, एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा पीरियोडिक टेबल में कहाँ पोजीशन होगी। सो आइसोटॉप्स की पोजीशन डिफरेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का एक आइसोटॉप यहाँ पर है, दूसरा आइसोटॉप उधर है, उसका एक ही खाना होगा पीरियोडिक टेबल में, उसी जगह पर ही ऑक्सीजन लिखेंगे, वो सारे आइसोटॉप्स को वो अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पर पीरियोडिक टेबल में हम वो वाला आइसोटॉप लिखेंगे जो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, जो कि ऑक्सीजन 816 वाला है, ठीक है, बाकी हैं लेकिन पीरियोडिक टेबल में हमने 16 वाला लिखा क्योंकि वो सबसे ज्यादा नेचर में प्रीडोमिनेंट है। आइसोबार्स जो होते हैं इनमें क्या चीज बराबर होती है, ये आइसोटॉप्स का उलट है, इनमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो सकता है, मास नंबर सेम होगा, ठीक है। सो इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन डिफरेंट होगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में पोजीशन डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो वो ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, एक कहीं होगा एक कहीं होगा, लेकिन मास नंबर सेम है। एक और न्यूक्लियर स्पीशीज की एग्जांपल है आइसोटोन्स, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम डिफरेंट हो डज नॉट मैटर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। अगेन इनके भी चूंकि एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होंगे, ये डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट पोजीशन होगी, डिफरेंट इनकी सिंबल्स होंगी। आइसोडायाफर्स इज अनदर कॉन्सेप्ट के जिसमें न्यूट्रॉन एक्सेस सेम हो, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है N-Z इसको कहते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस। किसी भी पार्टिकल में, किसी भी एटम में, उसके न्यूक्लियस में या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो सकते हैं, जैसा कि शुरू के कुछ एलिमेंट्स हैं, ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह, हाइड्रोजन को छोड़ के कार्बन, ऑक्सीजन जो बेसिक 4-5 हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम हायर एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं, हैवी एलिमेंट्स की तरफ, तो न्यूट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। शुरू में बराबर है, 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन में 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, इसमें कार्बन में, नाइट्रोजन में भी 7 और 7। जैसे जैसे हैवी एलिमेंट्स होंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की निस्बत ज्यादा होते हैं। ये जो बीच का गैप है कितने ज्यादा होते हैं वो न्यूट्रॉन एक्सेस कहलाता है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करेंगे, जो आंसर आएगा वो न्यूट्रॉन एक्सेस कहलाता है। सो ऐसे दो एलिमेंट्स जिनका ये न्यूट्रॉन एक्सेस इक्वल हो, दोज आर कॉल्ड आइसोडायाफर्स, ठीक है। लास्ट में जो है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये बेसिकली न्यूक्लियर स्पीशीज के साथ रिलेटेड नहीं है, इसमें न्यूक्लियस का कुछ ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि इससे रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज के डिफरेंट एलिमेंट्स होने के बावजूद भी उनके बाहर के सारे शेल्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिला के बराबर होते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव आइंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव आइंस भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल्स हैं। आइसोटॉप्स में क्या सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बाकी डिफरेंट हो सकता है। इसकी एग्जांपल है कार्बन 12, कार्बन 14 वगैरह वगैरह। आइसोबार्स में मास नंबर सेम होता है, इसमें आप देखें कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 आपस में आइसोबार्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन मास नंबर सेम है। आइसोटॉन्स की जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, इनकी क्या एग्जांपल है, कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14, इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है, इसमें भी 7 है उसमें भी 7 है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, मास नंबर एटॉमिक नंबर सब कुछ डिफरेंट है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। आइसोडायाफर्स, इसमें न्यूट्रॉन एक्सेस N-Z की वैल्यू इक्वल होती है। इसकी एग्जांपल क्या है, थोरियम 234 एंड यूरेनियम 238। इसमें आप सब्ट्रैक्ट करें, आपको देखें दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, इक्वल होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में, सिर्फ वैलेंस शेल में नहीं, सारे के सारे शेल्स मिला के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, न्यूट्रल एटम नियॉन का होगा, उसके बाहर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे।
फ्लोराइड आयन, ठीक है ना, फ्लोराइड आयन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। अगर फ्लोरीन का एटम होता उसके बाहर 9 होते हैं, फ्लोराइड आयन टोटल 10 हो गए। सो फ्लोराइड आयन और नियॉन का न्यूट्रल एटम आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसी तरह सोडियम का पॉजिटिव आयन जो है केटायन, नॉर्मली उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप केटायन बनाएंगे, एक निकाल लिया आपने, बाकी 10 बच गए। सो वो भी नियॉन और फ्लोराइड के आयन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इनके आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। ऑप्शन में डिफरेंट पेयर्स गिवन होंगे, आपको बताना होगा कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सो हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना है, सारों के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कैलकुलेट करके देखेंगे, आपको आधा मिनट या 1 मिनट लगेगा, एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। प्रैक्टिस करते हैं कुछ। इस पूरे के पूरे टॉपिक में बहुत ही बेसिक किस्म के एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स है। फॉर एग्जांपल इस किस्म का क्वेश्चन कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंप्राइजिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अ प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू डैश एंड हैज अ मास इक्वल टू डैश। इसमें सिर्फ रट्टा है, आपको वैल्यूज आने चाहिए कि प्रोटॉन का चार्ज कितना है, इतना है, और प्रोटॉन का मास कितना है, इतना है, ठीक है। 1.673 10⁻⁻27 kgs, इसको 27 कर दे, इसको भी, ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऑफ द फॉलोइंग द पार्टिकल हुज मास इज क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ न्यूट्रॉन इज व्हाट। अब न्यूट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन के एक आइसोटॉप का न्यूक्लियस है कि जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा। सो न्यूट्रॉन जो है उसमें 2 न्यूट्रॉन जितना मास है, सो ये न्यूट्रॉन के मास का दुगना होगा। इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, मीजॉन्स इससे ताल्लुक ही नहीं है, न्यूट्रिनो का कोई मास नहीं होता, प्रोटॉन का मास जो है वो न्यूट्रॉन के बराबर थोड़ा सा कम होता है, डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। आपके पीएमडीसी के सिलेबस में इसका टॉपिक क्या है, स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम न्यूक्लियर डिके। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पीएमडीसी के सिलेबस के आपके सामने है स्क्रीनशॉट में, कि आइडेंटिफाई द स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम नेचर ऑफ न्यूक्लियर डिके। सो आपको न्यूक्लियर डिके का पता होना चाहिए कि होता क्या है, साथ साथ रेडियो एक्टिविटी का कुछ हल्का सा इंट्रोडक्शन, उसके यूनिट्स, और पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज रेडियो एक्टिविटी की क्या होती है, कि वो स्पॉन्टेनियस होता है, वो रैंडम होता है, वो डिपेंड नहीं करता किसी चीज पर। कुछ 2-4 एडिशनल हम समराइज करके पढ़ लेंगे, एंड दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। सो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यूक्लियस टू इमिट रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, आप बनाते नहीं है, मोस्ट ऑफन नेचुरली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। वो अब आकर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी इंट्रोड्यूस करवा ली गई है, कि जिसमें हम ऐसे एलिमेंट्स को जिनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है रेडिएशन इमिट करने की, हम उनको भी बना देते हैं, ऐसा अनस्टेबल कर देते हैं कि फिर वो इमिट करना शुरू हो जाते हैं रेडिएशन। सो अगर ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, नेचुरली कोई सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है, सो यू कैन नॉट कंट्रोल इट। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। आप अपनी मर्जी से उसको नहीं कह सकते कि हाँ भैया अब रेडिएशन खारिज करो, अब रुक जाओ, नॉट पॉसिबल। वो अपनी मर्जी से, अपनी मन मौजी है, वो जब उसका दिल करेगा वो करेगा, जब नहीं करेगा नहीं करेगा। डिके होता होता अनलेस वो बिल्कुल ही स्टेबल हो जाए, लेड में कन्वर्ट हो जाए, तब वो रेडिएशन खारिज करना छोड़ देगा, वरना ऑल टाइम्स, हर टेम्परेचर, हर प्रेशर पर वो इमिट करता रहेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी डिस्कवरी किसने की, हेनरी बैकरल ने, और इसी के नाम पर रेडियो एक्टिव डिके का यूनिट है जिसको हम बैकरल कहते हैं, ठीक है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी उसने डिस्कवर की, आर्टिफिशियल वाली नहीं। अब जो एक जनरल सी थ्योरी है, जनरल सा रूल है, उसके मुताबिक ये है कि कौन से सब्सटेंस नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं, जो 82 के एटॉमिक नंबर से हैवियर होते हैं। 82 एटॉमिक नंबर किसका है पीरियोडिक टेबल में, लेड का है। सो लेड स्टेबल है, लेड से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि उनके न्यूक्लियाई अब इतने हैवी हैं कि अनस्टेबल हैं, उनसे एनर्जी कंट्रोल नहीं हो पा रही, वो एनर्जी खारिज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक हो गया। यूनिट्स जो हैं रेडियो एक्टिविटी के, बेसिकली ये रेडियो एक्टिव डिके के यूनिट्स हैं, यानी कि डिके रेट क्या है उसको मेजर करने के यूनिट्स हैं। पहला जो यूनिट है बैकरल, यही इसका एसआई यूनिट है, एंड 1 बैकरल इज इक्वल टू 1 डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अगर कोई सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक न्यूक्लियस 1 सेकंड में डिके होता है उसका, और एक रेडिएशन का पार्टिकल खारिज होता है, तो हम कहते हैं कि उसका रेडियो एक्टिव डिके रेट 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है। दूसरा यूनिट क्या है, क्यूरी, ये बड़ा यूनिट है थोड़ा सा, 3.7 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर एक क्यूरी है। और तीसरा यूनिट है रदरफोर्ड, ये क्यूरी से छोटा यूनिट है लेकिन बैकरल से बड़ा यूनिट है। सो 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 2.7 10⁻⁻5 क्यूरी। क्यूरी को रदरफोर्ड में और उस उल्टा करें तो 1 क्यूरी विल बी 3.7 10⁻4 रदरफोर्ड, ठीक है। तो सबसे छोटा यूनिट क्या है बैकरल, बी क्यू लिखना है, बी सी नहीं लिखना है इसको।
कभी कभार गलती हो जाती है क्योंकि पूरे स्पेलिंग में BEC है तो बच्चे फिर उसका शॉर्ट BC लिख देते हैं। BQ बैकरल सबसे छोटा यूनिट है, इससे बड़ा यूनिट रदरफोर्ड है, इसको भी RT नहीं लिखना, RD लिखना है, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में कभी RT लिख दिया जाता है, गलत है वो। और क्यूरी का यूनिट भी आप इसके शॉर्ट फॉर्म में CU नहीं लिखेंगे, वो कॉपर का सिंबल है, CI लिखेंगे, ये सबसे बड़ा यूनिट है। बैकरल, देन रदरफोर्ड, देन क्यूरी। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी कुछ बेसिक पहली चीज, ये प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिनन है, इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिनन नहीं है। क्या मतलब कि न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा एटम का, इसमें एटम के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, उनका कोई चक्कर नहीं है, वहां से कुछ भी खारिज नहीं हो रहा। न्यूक्लियस की स्टेट पर डिपेंड करेगा, वो एनर्जेटिक है, अनस्टेबल है कि स्टेबल है, इससे डिसाइड होगा कि रेडियो एक्टिविटी कितनी होगी, कितनी इंटेंसिटी वाली होगी, कौन सी टाइप की होगी, नेचर क्या होगी, वगैरह वगैरह। स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, खुद ब खुद कोई भी न्यूक्लियस इमिट कर देता है, उसको कोई भी स्टिमुलेटिंग फैक्टर नहीं मिलता। आपके सामने अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, आप ये नहीं बता सकते कि हाँ इसको कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस को स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखोगे और प्रेशर में रखोगे तब ये रेडिएशन खारिज करेगा, नहीं, स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हर टेम्परेचर हर प्रेशर पर इमिट होती जाती है रेडिएशन। इवन के रेट ऑफ डिके भी टेम्परेचर और प्रेशर से इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि चलो हर टेम्परेचर पर इमिट तो हो रही है लेकिन शायद हाई टेम्परेचर पर ज्यादा हो, लो टेम्परेचर पर कम हो, नो, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होलली। रेट ऑफ डिके डिपेंड किस चीज पर करता है, फिर ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। आपके पास अगर यूरेनियम 238 का एक सैंपल है जिसमें 100 किलोग्राम यूरेनियम आपने रखी हुई है, दूसरा सैंपल है जिसमें वही यूरेनियम 238 है, सेम एलिमेंट है, लेकिन आपने वहां पे 1 ग्राम रखी हुई है, तो डिफरेंट है ना, ऑफ कोर्स। वो 100 किलोग्राम है, बहुत ज्यादा है, ये 1 ग्राम है, बहुत कम है, तो इसमें रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके कम होगा, और 100 किलोग्राम जिसमें ज्यादा न्यूक्लियाई है, ज्यादा रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके होगा, ठीक है। एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट न्यूक्लियस। ये हमेशा नहीं होता, कभी कभार होता है कि जब रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में न्यूक्लियर मेकअप चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल इमिट किया, पहले वो न्यूक्लियस था अल्फा, अब उसने जब एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया, अब वो कन्वर्ट हो गया इनटू एन अदर न्यूक्लियस वाई। पहले वो एक्स था, अब वो वाई बन गया, ये वाई डॉटर न्यूक्लियस है, आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल बना है, और ये जो एक्स है ये पेरेंट न्यूक्लियस या मदर न्यूक्लियस है जो कि इमिशन से पहले था, अनस्टेबल। इस y और इस x की प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करेंगे, ये टोटली डिफरेंट एलिमेंट होगा, पीरियोडिक टेबल में इसकी सिंबल और होगी, ये डिफरेंट एलिमेंट होगा, पीरियोडिक टेबल में इसकी सिंबल और होगी। अब ऐसा अल्फा डिके में तो होता है, ऐसा बीटा डिके में भी होता है, लेकिन ऐसा गैमा डिके में नहीं होता। गैमा डिके में जो पेरेंट न्यूक्लियस है वही डॉटर न्यूक्लियस होता है, सिर्फ उसकी जो न्यूक्लियस की एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज हो जाती है, कोई पार्टिकल न्यूक्लियस का अलग होकर कोई सेपरेट नहीं होता। सो पेरेंट अपनी जो आइडेंटिटी है वो बरकरार रखता है, सस्टेन करता है, जो एलिमेंट पेरेंट होता है वही एलिमेंट डॉटर होता है, बस उसकी एनर्जी कम होती है, डी एक्साइट हो जाता है वो, ठीक है। सो रेडिएशन इमिशन मे और मे नॉट कॉज अ चेंज इन न्यूक्लियर मेकअप, अल्फा एंड बीटा इमिशन कॉज अ चेंज इन न्यूक्लियर मेकअप, इसलिए अल्फा बीटा इमिशन में डॉटर न्यूक्लियस कोई और है, पेरेंट और है। गैमा रे में ऐसा नहीं होता, लेकिन एक प्रॉपर्टी है गैमा इमिशन की, गैमा इमिशन कभी भी अकेली नहीं होती। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो सब्सटेंस है ये सिर्फ गैमा देता है, प्योरली गैमा रेडिएटर कोई नहीं है, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी कोई सब्सटेंस गैमा इमिट करेगा साथ अल्फा और बीटा भी इमिट करता है। सो इसीलिए जो गैमा के रिसोर्सेज हैं, जो भी एलिमेंट्स गैमा इमिट करते हैं, कोबाल्ट 60, निकल 60, वो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता डिके होते रहते हैं, क्योंकि गैमा की वजह से डिके नहीं हो रहा, अल्फा और बीटा की वजह से उसका न्यूक्लियर मेकअप चेंज होता रहता है। सो दिस इज द रीजन कि नेचुरली अगर कोई गैमा इमिटर है, ऐसा नहीं है कि वो सारी हमेशा इटर्निटी तक गैमा इमिट करता रहेगा, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी आपने ढूंढ लिया, ऐसा नहीं है, वो साथ साथ अल्फा बीटा भी खारिज करेगा। डिके होता होता इवेंचुअली हैवियर न्यूक्लियस से लाइटर न्यूक्लियस होता जाएगा और लेड बन जाएगा, लेड पर आकर वो स्टेबल हो जाएगा, रेडिएशन इमिट करना छोड़ देगा। एक और प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिविटी की, ये रैंडम फिनोमिनन है, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है और उसकी रेडियो एक्टिविटी 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, अब इसको सुन के आपको लगता है कि शायद 1 सेकंड गुजरेगा तो 10 रेडिएशन निकलेंगी, अगला सेकंड गुजरेगा तो भी 10 डिसइंटीग्रेशन होंगी, ऐसा नहीं है। ये जो 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, ये आपने एवरेज रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके दिया है। हो सकता है पहले सेकंड में 5 रेडियो एक्टिव सैंपल्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिके हों, अगले सेकंड में कुछ ना हो, अगले 4 सेकंड तक कुछ ना हो,
अगले सेकंड में एट द सेम टाइम यकदम 50 डिसइंटीग्रेशन हो जाएं, सो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जब आप नोट करेंगे, एवरेज करेंगे कि एवरेज पर सेकंड कितने न्यूक्लियाई डिके होते हैं, वो वैल्यू आप लिखते हैं डिके रेट की। वरना ये रैंडम फिनोमेना है, कंसिस्टेंटली कोई इसमें पैटर्न नहीं है कि हर सेकंड में कंसिस्टेंटली एक एक न्यूक्लियस डिके होगा या 10-10 न्यूक्लियाई, इसलिए इसको रैंडम फिनोमेना कहते हैं। दो लॉज फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर कोई फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो करता है। ये कैसे फॉलो करता है हम आगे देखते हैं। एक और चीज, अल्फा बीटा गामा इन रेडिएशंस को आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। जहां भी कभी आप लिटरेचर में पढ़ेंगे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन हमने ली, उसका मतलब है अल्फा बीटा गामा में से कोई एक ली। क्यों? क्योंकि ये आयोनाइजेशन करते हैं उस सब्सटेंस की जिसमें से भी इसको गुजारेंगे। ठीक है, इसको किसी मटेरियल में से गुजारें, पानी में से, हवा में से, उस सब्सटेंस को ये आयोनाइज कर देते हैं। दिस इज व्हाई दीस रेडिएशंस आर कॉल्ड आयोनाइजिंग रेडिएशंस। प्रैक्टिस करते हैं, ये आपका लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है जो कि अनफॉर्चुनेटली काफी इजी होते हुए बच्चे ने गलत किया। क्वेश्चन ये है कि आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी मेड बाय बम्बार्डिंग व्हाट। बच्चों वाला क्वेश्चन है कि आपके पास अगर एक स्टेबल एलिमेंट है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है, आपने उसको रेडियो एक्टिव करना है, अनस्टेबल करना है, तो उसके ऊपर कोई हाई एनर्जी पार्टिकल डालो जो कि उसको अनस्टेबल कर दे। सो यू कैन बम्बार्ड हाई एनर्जी पार्टिकल्स ऑन स्टेबल एलिमेंट्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और मोस्ट ऑफन ये हाई एनर्जी पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है। तो अगर ये भी एमसीक्यू आ जाए, और आ चुका है कि कौन सा पार्टिकल आप किसी एलिमेंट पर डालेंगे तो वो आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव उसको बनाया जा सकता है, न्यूट्रॉन डालेंगे। ठीक हो गया। द इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप। द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। अभी हमने पीछे पढ़ा कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके डिपेंड करता है नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में तो वो है नहीं, तो ये स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। ज्यादा अनस्टेबल होगा तो ज्यादा रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके होगा। सो ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का वर्ड नहीं आना चाहिए, सिर्फ प्रोपोर्शनल आना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके कम होगा, हाफ लाइफ बढ़ेगी तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके कम होगा, डिके कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके बढ़ेगा। ठीक है ना। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप ये पहले दोनों एलिमेंट्स को उड़ा देंगे, आप सिर्फ सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर सिर्फ प्रोपोर्शनल का वर्ड आता है, वो भी मोस्ट ऑफन जब सिर्फ प्रोपोर्शनल का वर्ड आए तो सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ लिया जाता है। अगर यहाँ पर इसको भी काट के लिख दिया जाता कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, तो फिर आप ऑल ऑफ दीज लगाते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिके कांस्टेंट जो कि लैम्डा है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। A highly stable radioactive element with a higher half-life and a lower decay constant shall have a higher decay rate। ठीक है ना, लोअर डिके कांस्टेंट होगा तो डिके रेट भी कम होगा। सॉरी, ऐसा एलिमेंट जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, जिसकी हाफ लाइफ कम है और जिसका डिके कांस्टेंट कम है, तो डिके रेट उसका कम होगा। Which one is the stable element in the following? बाकी सारे के सारे जो है रेडियो एक्टिव हैं। लेड जो है इट इज द ओनली स्टेबल एलिमेंट। ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो पास पेपर में आ चुका है। Which of the following statement best describes the nature of nuclear decay? अभी हमने पीछे पहली लाइन पढ़ी, ये जो स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है और ये रैंडम फिनोमिना है। सो ए ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस का जो टॉपिक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस है इस चैप्टर का, पीएमडीसी का। इसमें कहीं अल्फा बीटा गामा है नहीं। The only thing जो यहाँ पर मेंशन है वो यही है कि स्पॉन्टेनियस और रैंडम नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव डिके बताएं। आयोनाइजिंग रेडिएशन का टॉपिक एग्जिस्ट नहीं करता, बट चूंकि ये बेसिक टॉपिक है, रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसको आपने करना है। ठीक है, जरूर करना है। बेसिक है, 2-4 बातें हर एक की हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। सो हम उसको भी डिस्कस करेंगे बारी बारी। अल्फा डिके में क्या होता है, इसमें अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, हीलियम 2 एटॉमिक नंबर, 4 मास नंबर, +2 का इसके ऊपर चार्ज, 2 इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स होंगे इसके अंदर। ये डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम है, यानी हीलियम एटम लिया, उसका एक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो हीलियम +1 बन गया, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, दैट इज नॉट अल्फा पार्टिकल। एक और इलेक्ट्रॉन भी निकालो, डबली आयोनाइज कर दो, देन वी गेट अल्फा पार्टिकल। इसके ऊपर चार्ज, अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3.2 ×10⁻⁹। इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास 4 times the mass of proton होगा, and that is 6.4 ×10⁻27 kg। चार्ज टू मास रेशियो अगर इसकी निकालेंगे तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज 1e है, उसका मास 1u है।
जबकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e है, उसका मास 4 टाइम्स ऑफ u है। सो इसका चार्ज टू मास रेशियो निकालें तो 1/1 आता है, इसका चार्ज टू मास रेशियो निकालें तो 2/4 यानी कि 1/2 आता है। सो अगर प्रोटॉन को जो है हम रेफरेंस रख के देखें तो प्रोटॉन के रिलेटिव इसका चार्ज टू मास रेशियो 1/2 है। ठीक है, तो जहां जहां चार्ज टू मास रेशियो यूज हो रहा होगा फार्मूलाज में, तो आपने प्रोटॉन के रिलेटिव इसका हाफ वैल्यू इमेजिन करनी है। और अगर एक्चुअल में वैल्यू देखें तो वो 4.83 10⁻7 किलोग्राम है। अब जब भी अल्फा डिके होता है तो जनरल फार्मूला उसका आपके सामने लिखा हुआ है कि पेरेंट न्यूक्लियस X विद एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A डिकेज इनटू डॉटर न्यूक्लियस Y विद एटॉमिक नंबर Z-2, क्योंकि 2 प्रोटॉन हीलियम में चले गए, हीलियम न्यूक्लियस लेकर चला गया, तो पीछे 2 प्रोटॉन्स कम हो गए डॉटर न्यूक्लियस में, और 4 न्यूक्लियॉन्स लेकर गया है वो, 2 प्रोटॉन भी 2 न्यूट्रॉन भी, तो डॉटर न्यूक्लियस जो बनेगा उसमें 4 न्यूक्लियॉन्स कम होंगे, साथ एक अल्फा पार्टिकल आपका इमिट हो जाएगा। ये जनरल फार्मूला है। एग्जांपल्स में इसकी रेडियम 226 है, 88 एटॉमिक नंबर 86 में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है 226, 222 में इसका मास नंबर बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है रेडियम से। अब ये रेडॉन कहलाएगा। डॉटर न्यूक्लियस इज अ डिफरेंट एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, वो पीरियोडिक टेबल में कहीं और है, ये पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन कहीं और है, साथ अल्फा पार्टिकल इमिट हो गया। एक और बड़ी क्लासिकल एग्जांपल यूरेनियम 238 की है, ये थोरियम 234 में कन्वर्ट होता है और साथ हीलियम न्यूक्लियस इमिट करता है अल्फा पार्टिकल। सो क्या होता है अल्फा डिके के दौरान? एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। दूसरा जो है वो बीटा डिके है, आयोनाइजिंग रेडिएशन दूसरी। इसमें या तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या तो पॉजिट्रॉन हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, लाजमी नहीं है इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होगा तो -e का चार्ज होगा, पॉजिट्रॉन होगा तो पॉजिटिव e का चार्ज होगा, डिपेंडिंग अपॉन बीटा प्लस डिके है कि बीटा माइनस डिके है। इसका मास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जितना ही मास होगा, इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज टू मास रेशियो QM रेशियो होगा, जो हमने पीछे पढ़ा है। अब अगर बीटा माइनस डिके जो कि क्लासिकल बीटा डिके, जब भी कहीं बीटा की बात की जाए तो इसकी बात होती है। इसमें बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलता है न्यूक्लियस से। अब आप कहेंगे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन किधर से आया? तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रॉन डिके, जिसमें एक न्यूट्रॉन डिके होकर एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है और साथ एक बीटा पार्टिकल इमिट होता है। ये बीटा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है ये इमिट हो जाता है बाहर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो क्या होगा, चूंकि एक न्यूट्रॉन डिके हो रहा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीजेस बाय 1, एक प्रोटॉन क्रिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस बाय 1, एक न्यूट्रॉन कम हुआ एक प्रोटॉन बढ़ा तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसको हम न्यूक्लियॉन नंबर कहेंगे, दैट विल रिमेन द सेम। ठीक है, क्लासिकल एग्जांपल जिसकी आपके सामने है। जनरल फार्मूला ऐसे लिखेंगे, पेरेंट न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर Z एंड A इज द न्यूक्लियॉन नंबर कन्वर्टेड इनटू डॉटर न्यूक्लियस Y व्हिच इज डिफरेंट विद द सेम न्यूक्लियॉन नंबर बट एक एडिशनल प्रोटॉन आ गया, सो प्रोटॉन नंबर विल बी Z+1 और साथ एक बीटा पार्टिकल और एक एंटी न्यूट्रिनो इमिट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है थोरियम से प्रोटेक्टेनियम जब बनता है तब एक बीटा पार्टिकल इमिट होता है, पोलोनियम से एस्टाटीन बनता है तब बीटा पार्टिकल इमिट होता है, बीटा माइनस पार्टिकल। ठीक है, एक और एमसीक्यू आता है कि बीटा माइनस डिके इज द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या, इसमें क्या है कि न्यूट्रॉन डिके हुआ, प्रोटॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया बाहर। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, प्रोटॉन से मिलेगा और न्यूट्रॉन बना देगा, उसका उलट होता है। सो इलेक्ट्रॉन आया, डॉटर पेरेंट न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z और A था वो कन्वर्ट हो गया Y में, अब Z-1 क्योंकि एक प्रोटॉन वापस न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है तो प्रोटॉन नंबर कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर 1 बढ़ जाएगा और जो है मास नंबर वैसा का वैसा रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर की इक्वेशन है। इसका ऑपोजिट होता है इसमें, बीटा प्लस डिके में पॉजिट्रॉन इमिट होता है। अब ये प्रोटॉन के डिके से प्रोड्यूस होगा। इसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन डिके होकर न्यूट्रॉन बन जाएगा, न्यूट्रिनो खारिज करेगा और साथ एक पॉजिट्रॉन इमिट होगा, ये बीटा प्लस की फॉर्म में जाएगा। वहां पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता था, यहाँ पर डिक्रीज होगा क्योंकि एक प्रोटॉन डिके हो गया, एक न्यूट्रॉन क्रिएट हो गया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, जबकि न्यूक्लियॉन नंबर सेम का सेम रहेगा। इक्वेशन इसकी आपके सामने है, एटॉमिक नंबर जो है वो एक कम हो जाएगा, साथ पॉजिट्रॉन इमिट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है पोटेशियम 37 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आर्गॉन 37 एंड सोडियम 22 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नियॉन 22। ठीक है, ये वाली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बीटा माइनस वाली याद कर लीजिएगा, वो कभी कभार आ जाती है। गैमा इमिशन इज द थर्ड टाइप। इसमें कुछ भी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन नहीं होता है, न्यूक्लियर का मेकअप चेंज नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस की एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर जो है एक्साइटेड होता है तो वो
ट्रांजिट करता है फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी लेवल, और जो एनर्जी होती है वो इमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हाईली एनर्जेटिक हाई फ्रीक्वेंसी गामा रेडिएशन, जो कि बाहर चली जाती है। अगेन अल्फा और बीटा के साथ ही इमिट होती है ये, तभी इसको हम कहते हैं कि गामा वाला सोर्स भी इवेंचुअली डिके हो ही जाएगा अल्फा बीटा इमिशन की वजह से। जनरल इक्वेशन है इसकी, एक्स पेरेंट पार्टिकल, उसके ऊपर स्टार लगाते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सेम एक्स विदाउट अ स्टार, ठीक है ना, इसमें उधर भी एक्स लिखना है आपने, और साथ बीटा गामा पार्टिकल इमिट हो जाता है। न्यूक्लियर मेकअप दोनों का सेम है। एग्जांपल है इसकी यूरेनियम गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थोरियम। अब ये हमने पीछे भी पढ़ा, ठीक है ना, पीछे हमने इसको अल्फा पार्टिकल में पढ़ा, तो मैं बात की इट इज ऑलवेज रिलीज अलोंग विद अल्फा और बीटा रेज। ये इक्वेशन कंप्लीट इस किस्म की है। यूरेनियम से बेसिकली जब थोरियम बनता है, यूरेनियम से थोरियम बना, ये यूरेनियम 234 है और थोरियम 234 है, यूरेनियम 238 है सॉरी, और थोरियम 234 है। ये स्टार वाला थोरियम बनता है, एक्साइटेड थोरियम होता है, 7 अल्फा पार्टिकल। फिर अगले स्टेप में ये थोरियम स्टार वाला 234 वाला फिर ये रिलीज करता है 2 गामा पार्टिकल्स और खुद कन्वर्ट हो जाता है बगैर स्टार वाले थोरियम में, यानी कि डी एक्साइटेड थोरियम का न्यूक्लियस। उस इन दोनों इक्वेशन को मिला के यूं लिखा जाता है, ये कंप्लीट प्रोसेस बन जाता है अल्फा इमिशन अकम्पनीड बाय गामा इमिशन। अच्छा, अब गामा रेज और एक्सरे का डिफरेंस, एक बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन आता है कि गामा रेज न्यूक्लियर इन ओरिजिन है, न्यूक्लियस से इमिट होती हैं, जबकि एक्स रेज इलेक्ट्रॉनिक इन ओरिजिन है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है, इनर शेल ट्रांजिशन होती है उसकी, तब गामा एक्स रेज इमिट होती हैं। अब इनकी अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें, ये सबसे हाई फ्रीक्वेंसी एंड पर है, सेकंड टू कॉस्मिक रेडिएशन, और उसके बाद थोड़ी सी लो फ्रीक्वेंसी पर एक्स रेज होती हैं। तो इनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के, वेवलेंथ उनकी कम है एज कंपेयर टू इसकी वेवलेंथ के, ठीक है। अब चूंकि ये बहुत ही हाईली एनर्जेटिक है, लिविंग सेल पर गिरेगी तो मार देगी, इसलिए इसका डैमेज टू लिविंग सेल ज्यादा होने की वजह से इसको हम सेल्स को मारने में ही यूज करते हैं। आपकी बॉडी में कैंसरस सेल्स हैं, रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, उनको मारना है, गामा रे मार दो, ठीक है। और अगर आपने देखना है सिर्फ, क्योंकि ये डैमेज नहीं करती है उतना ज्यादा, लो एनर्जी रेडिएशन है, तो आपने अगर इमेजिंग करनी है बॉडी की तो आप उसमें एक्सरे यूज करोगे, इसलिए आप रेडियो इमेजिंग करवाने जाते हैं, जो एक्सरे निकलवाते हैं आप, वो उसमें एक्सरे यूज होती है, गामा रे का रेडियोग्राफ नहीं निकलवाते। हाँ, इन सम केसेस आप आएंगे इधर हॉस्पिटल सेटिंग में तो कभी कभार हम गामा रे का भी यूज करते हैं, लेकिन बहुत ही कम सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड मेजर के साथ करते हैं, वरना इसका यूज उतना अच्छा है नहीं। अब हम देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज आपस में किस तरह से रिलेट करती हैं। कंपैरिजन टेबल है, समरी टेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से कौन ज्यादा कौन कम है अल्फा बीटा गामा में से। वैसे अल्फा बीटा गामा तीनों को कैटेगरी बना के आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है, ठीक है, लेकिन सारी की सारी रेडिएशन उतनी ज्यादा अच्छी आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी नहीं रखती, कुछ ज्यादा कुछ कम रखती हैं। आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी डिपेंड किस चीज पर करती है? ये इस चीज पर डिपेंड करती है कि कोई भी रेडिएशन अपने मीडियम में से गुजरेगी, जिस मीडियम में से, उसके मीडियम के पार्टिकल्स के साथ कितना इंटरेक्ट करती है। अगर उसका चार्ज ज्यादा है, मास भी ज्यादा है, साइज में भी बड़ी है, तो वो अच्छा खासा इंटरेक्ट करेगी। समझे आपके कमरे में, आपके स्कूल में एक मोटा हाथी घुसा है, अच्छा खासा उसका मास है, वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो वो जब रास्ते में से गुजरेगा तबाही मचाता हुआ गुजरेगा, ठीक है ना। यही चीज अल्फा पार्टिकल के साथ है, बहुत बड़ा मास है, बहुत ज्यादा चार्ज है, तो पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन इसका बहुत ज्यादा है। तो जब ये गुजरता है किसी भी मीडियम में से इसका पार्टिकल, तो एक मॉलिक्यूल का या एक पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरे को डाल देता है, तो एट द सेम टाइम एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो आयन पेयर्स जनरेट करता है ये, ठीक है। कितने आयन पेयर्स जनरेट करता है? 10⁴ आयन, यानी कि 10,000 आयन पेयर्स पर मिलीमीटर, यानी कि ये 1 मिलीमीटर जितना हवा में ट्रेवल करेगा तो उसी रास्ते में ही, उसी दौरान 10,000 आयन पेयर जनरेट कर चुका होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा मास, इतना बड़ा चार्ज है, अच्छा खासा आयोनाइजिंग है। इनफैक्ट इन तीनों में सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी अल्फा की ही है। सेकंड मोस्ट आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी बीटा की है, ये इंटरमीडिएट है, बीच बीच में कहीं ना कहीं आता है। ये 10⁻², यानी कि 100 आयन पेयर्स पर मिलीमीटर इन एयर जनरेट कर सकता है, उससे कम है थोड़े से, ठीक है ना। वो 10,000 है, ये 100 से 100 गुना कम है बेसिकली। अगर हम गामा रे को देखें, ये लीस्ट आयोनाइजिंग है। मैंने अभी आपको हाथी की एग्जांपल दी कि हाथी आएगा तबाही मचाता हुआ आएगा। अगर चींटी घुसा है आपके स्कूल में, आपके कमरे में, आपको शायद पता भी ना चले, क्योंकि कम मास है, कम चार्ज है, कम इंटरेक्शन करता है गामा पार्टिकल, तो लीस्ट आयोनाइजिंग है। 1 आयन पेयर्स पर मिलीमीटर इन एयर, एक आयन का पेयर जनरेट करता है जब ये 1 मिलीमीटर पेनिट्रेट करेगा हवा में से, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि इनकी पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी कैसे बिहेव करती है और रिलेटिव एक दूसरे के रिलेटिव कैसे है, ऑर्डर क्या है। आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी याद रहे पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी के ऑपोजिट है। जो जितना ज्यादा आयोनाइजिंग होगा उतना कम पेनिट्रेटिंग होगा, क्योंकि वो पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट ज्यादा करता है, उसको रेजिस्टेंस का सामना ज्यादा करना पड़ता है, तो थोड़ा सा पेनिट्रेट करके रुक जाता है। अल्फा पार्टिकल ऐसा काम करता है, तो इट इज द लीस्ट पेनिट्रेटिंग। दूसरी एक्सट्रीम पर ये पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट कम करता है, कम पंगे लेता है, जो समझे थोड़ा सा छेड़छाड़ कम करता है, आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी इसकी कम है, तो पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी फिर उतनी ही ज्यादा अच्छी खासी बढ़ जाती है। ये बीटा रेज अगेन बीच में ही कहीं ना कहीं पर है, ये बीच का बिल्ला है, विचोला है ना, उससे ज्यादा, उससे थोड़ा सा यूं समझे ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, इससे थोड़ा सा कम पेनिट्रेटिंग है। और अगर हम पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी को भी क्वांटिफाई करके देख ले तो सेवरल सेंटीमीटर्स इन एयर अल्फा जाती है, बीटा रेज सेवरल मीटर्स इन एयर चली जाती है, और गामा रेज अच्छी खासी जाती है। इसकी इंटेंसिटी जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक वेरी करती है। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अगर यहाँ पर सोर्स रखा हुआ है तो आप डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। डिस्टेंस डबल करेंगे इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। फर्दर एक एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी को, अगर हम अपने जहन में अज्यूम करना चाहें कि क्या मतलब कितनी पेनिट्रेट करेगी, थोड़ा सा लेमैन टर्मिनोलॉजी में किस तरह से हम आइडिया देंगे कि अल्फा कितनी पेनिट्रेटिंग है, गामा कितनी पेनिट्रेटिंग है। उसके लिए एग्जांपल्स हैं कि अल्फा को आप एक सिंगल शीट ऑफ पेपर से भी रोक सकते हैं, इतनी कमजोर है बेचारी। एक सिंगल शीट ऑफ पेपर आगे रखो, वही आपकी शील्ड बन जाएगा, अल्फा नहीं गुजर पाएगा उससे। बीटा के लिए आपको 1 से 5 मिलीमीटर मोटी शीट चाहिए होती है एल्यूमिनियम की, तो ये इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। जबकि गामा रे को आपको 10 सेंटीमीटर मोटे लेड के ब्लॉक से रोकना पड़ेगा, तब जाके रुकेगी। तो ये मोस्ट पेनिट्रेटिंग है, इसको रोकना, शील्ड करना मुश्किल है। स्पीड की बात करें तो अल्फा रेज की स्पीड 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकंड स्पीड है हवा में, और इसकी जो स्पीड है वो 10⁸ मीटर्स पर सेकंड है। गामा रे चूंकि लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसकी स्पीड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी लाइट जितनी ही होती है, 3 टाइम्स 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। वैक्यूम की स्पीड है बेसिकली ये, लेकिन एयर में भी तकरीबन उतनी ही होती है, क्योंकि एयर और वैक्यूम की आपस में उतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता रिलेटिव परमिएबिलिटी में, और रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी हवा की तकरीबन 1 ही है, तो इसलिए मैटर नहीं करता। एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आखिर में मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अल्फा एंड गामा रेज हैव अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, बीटा रेज हैव अ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का चैप्टर हमने पढ़ा है, हमने कहा कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब है कि सर्टेन प्री डिसाइडेड क्वांटाइज्ड वेवलेंथ्स ही होती हैं जो उस पर्टिकुलर सोर्स से इमिट की जा सकती हैं, तो ऐसा सोर्स हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देगा, लाइन स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं। अल्फा और गामा का यही केस है। गामा रेज क्यों इमिट होती हैं? जब न्यूक्लियस ट्रांजिशन होती है, न्यूक्लियर ट्रांजिशन होती है, न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में आता है। तो जिस तरह से क्वांटाइज्ड स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की अपने अपने ऑर्बिट्स में, वो भी सर्टेन ऑर्बिट्स में ही जंप डाउन और जंप अप कर सकते हैं, तो उनकी वजह से जो स्पेक्ट्रम बनता है हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा, वो भी डिस्क्रीट होता है, क्योंकि क्वांटाइज्ड सर्टेन अलाउड ट्रांजिशंस हैं वही हो सकती हैं, इसलिए सर्टेन पॉसिबल वेवलेंथ वाले फोटॉन्स ही इमिट होंगे। गामा रे में भी चूंकि न्यूक्लियर ट्रांजिशन है, न्यूक्लियस की भी सर्टेन एनर्जी लेवल्स हैं, उन्हीं के बीच में ही वो जंप कर सकता है, तो इसलिए उसके भी जो फोटॉन्स निकलेंगे वो सर्टेन स्पेसिफिक प्री डिटरमिन्ड वेवलेंथ वाले निकलेंगे, तो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अल्फा में क्या है? अल्फा में होता क्या है कि न्यूक्लियस की एनर्जी थी वो 2 हिस्सों में बट गई, एक न्यूक्लियस पेरेंट में से डॉटर बन गया, और उसमें से एक जो समझे टुकड़ा उसका अलग हो गया, वो टुकड़ा अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। वो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो जितनी एनर्जी रेडिएशन के तौर पे उसने खारिज करनी थी वो बिल्कुल उन दोनों में एक अच्छे प्रोपोर्शन के हिसाब से डिवाइड होगी, और जब जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा वो उतनी ही हमेशा स्पेसिफिक एनर्जी ही लेके निकलेगा, ठीक है ना। सो अल्फा पार्टिकल इसलिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देता है, बिकॉज दिस इज अ 2 बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है ना। 2 बॉडीज में एनर्जी की डिवीजन करना उतना मुश्किल नहीं है, वो हमेशा प्री डिटरमिन्ड तरीके से डिवाइड होगी। बीटा का मसला है, बीटा की इमिशन जो है वो 3 बॉडी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं 3 बॉडी प्रॉब्लम सीजन की बात नहीं कर रहा, वैसे उसमें भी यही मसला होता है कि 3 बॉडीज में काफी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। बीटा एक ऐसे 3 बॉडी प्रॉब्लम है कि इसमें जैसे ही टूटता है न्यूक्लियस तो एक डॉटर न्यूक्लियस अलग हो जाता है, एक साथ न्यूट्रॉन जो था वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक दूसरी बॉडी ये हो गई, और साथ बीटा पार्टिकल अलग हो गया। तो अब एनर्जी जितनी रेडिएशन की फॉर्म में खारिज करनी थी वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, ठीक है। अब वो 3 हिस्सों में डिफरेंट कॉम्बिनेशन के हिसाब से डिवाइड हो सकती है। 3 मेरे सामने बच्चे हों, मुझे उनकी मैं खाना तकसीम करना हो, तो मैं 10% इसको, 20% इसको और 70% इसको दे सकता हूं, या मैं 70 उसको दूं, 5 इसको दूं और बाकी इसको दूं। तो बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है जिसमें 3 बॉडीज में एनर्जी डिवाइड हो सकती है। तो कभी ज्यादा एनर्जी न्यूक्लियस को मिल जाती है, कभी ज्यादा एनर्जी वो प्रोटॉन को मिल जाती है, कभी बीटा ज्यादा लेकर निकल जाता है। तो हर पॉसिबल वेवलेंथ पॉसिबल है
बीटा इमिशन में। तो इसका जब आप स्पेक्ट्रम बनाते हैं एनर्जी का तो वो बिल्कुल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, हर पॉसिबल वेवलेंथ आती है, डिस्क्रीट नहीं आती। ठीक है, ये इसकी रीजन है। ये एमसीक्यू पॉइंट्स हैं दोनों, ये भी आपको आने चाहिए। प्रैक्टिस करते हैं। ड्यूरिंग द डिके ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप दिस इनटू अ स्टेबल आइसोटोप, डिके हो के स्टेबल हो गया। कितने उसने डिके किए? 6 अल्फा पार्टिकल्स और 4 बीटा पार्टिकल्स। तो आपने बताना है जो इस डिके के बाद बनेगा रिजल्टिंग स्टेबल आइसोटोप, उसका न्यूक्लियर मेकअप क्या होगा। सो 6 अल्फा पार्टिकल्स हैं, एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, 6 अल्फा पार्टिकल 12 प्रोटॉन लेकर निकल जाएगा। सो इसके 90 प्रोटॉन है पेरेंट एलिमेंट के, इसमें से 12 माइनस कर दें तो जो डॉटर एलिमेंट होगा 90 में से 12 गए, कितने बचते हैं? 78। उसका 78 एटॉमिक नंबर होना चाहिए। ऑप्शन में 78 एटॉमिक नंबर सिर्फ बी ऑप्शन में है, आपको मास नंबर पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, करेक्ट ऑप्शन है। Which one of the following emissions take place in the nuclear reaction? थोरियम कन्वर्ट हो रहा है प्रोटेक्टेनियम में, साथ एक न्यूट्रिनो खारिज कर रहा है, यहाँ पर प्लस आना चाहिए, ये एरो साइन है। ठीक है, अब आपको असूलन तो अब तक इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको देखकर पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा रिएक्शन है। बेसिकली बीटा का ही रिएक्शन है, थोरियम प्रोटेक्टेनियम में न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो खारिज कर रहा है तो साथ बीटा पार्टिकल की ही इमिशन होगी, वरना अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो है 234 से ये प्रोटेक्टेनियम में कन्वर्ट हो गया और थोरियम में ये 90 और आगे क्या हुआ 90 से 91 हो गया। ठीक है ना, तो 90 से 91 हो गया। मास नंबर इसका 234 रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ये वही एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो हमने पीछे बीटा पार्टिकल में पढ़ी, थोरियम वाली, दिस वन। थोरियम 234 प्रोटेक्टेनियम 91 में कन्वर्ट होता है और ये रिलीज होता है। सो अगर आपको ये याद है, बिल्कुल आपको कुछ भी बॉदर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बीटा पार्टिकल को लगा सकते हैं सी ऑप्शन को एज योर करेक्ट ऑप्शन। एक और न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन है, मिसिंग पार्टिकल फाइंड करें। अब ये अगर आपको अगेन ये याद है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर प्रोटॉन आता है, लेकिन नहीं याद तो आप कैलकुलेट कर लें। 7 and 2 प्रोटॉन्स, टोटल 9 प्रोटॉन्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर भी 9 प्रोटॉन्स होने चाहिए। 8 प्रोटॉन तो इस ऑक्सीजन में है, एक एडिशनल रिलीज हो जाएगा। इसी तरह न्यूक्लियॉन्स को भी ऐड करके आप देख सकते हैं, 14 + 4 18 न्यूक्लियॉन्स हैं उस साइड पर, इस साइड पर 17 न्यूक्लियॉन्स इसके और 18वां न्यूक्लियॉन ये। सो प्रोटॉन इस न्यूक्लियर रिएक्शन में इमिट होता है। इस किस्म के आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट हाफ लाइफ। अब यहाँ पर आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो पीएमडीसी के सिलेबस के हैं वो आपके सामने है कि डिस्क्राइब द टर्म हाफ लाइफ एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग द इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। अब इस इक्वेशन में डीके कांस्टेंट है लैम्डा, सो लैम्डा भी पढ़ना पड़ेगा। सो आपको लैम्डा डीके कांस्टेंट का आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हाफ लाइफ क्या होती है और इनका आपस में रिलेशन, और इस बेस पर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से टॉपिक्स सबसे पहले करने हैं। हाफ लाइफ से पहले भी हम डीके रेट देख लेते हैं कि डीके रेट क्या होता है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ रेडिएशन जो 1 सेकंड में ऑन एन एवरेज इमिट होती हैं वो डीके रेट कहलाता है। सो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इमिट हो गए डिवाइडेड बाय जितने टाइम में हुए, तो आपको पता चल जाएगा कितने न्यूक्लियाई पर सेकंड इमिट हुए हैं। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट बेकरल, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। डायमेंशंस क्या होंगी? पर सेकंड, सिर्फ पर सेकंड। ठीक है ना, टाइम का इनवर्स लिख देंगे। सो ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा डीके रेट होगा, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके यूनिट हैं बेकरल, क्यूरी और रदरफोर्ड, ये सारे के सारे हमने पीछे भी डिस्कस किए, इनकी इंटर कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इन द सैंपल जिसको हम एन कहते हैं। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट है, डीके होकर एन बच गए, दीज आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इन द सैंपल। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ये डीके होंगे, ये एन की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर हम ग्राफ बनाएं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इन द सैंपल का वर्सेस टाइम, तो जो ग्राफ बनेगा वो एक्सपोनेंशियली डीके होने वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ, जिस तरह कैपेसिटर के चार्ज का ग्राफ बनता था वो भी एक्सपोनेंशियल डीके का। इसी तरह डीके रेट, अब डीके रेट चूंकि इसी पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाकी बचे हैं, तो अगर ये एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है तो डीके रेट का ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल डीके वाला होगा। अगर मैं आपको दोनों बनाकर दिखाऊं तो वो इस किस्म के होंगे। एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ वाई एक्सिस पर कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है और हाइपरबोलिक शेप में, ये हाइपरबोला है नहीं, इसको हाइपरबोला नहीं कहना, ये एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ है। ठीक है ना, हाइपरबोला जो होता है वो वाई एक्सिस पर कहीं से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पर भी वो कभी भी वाई एक्सिस से टच नहीं होता, इधर भी टच नहीं होता। ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल डीके का है, ये वाई एक्सिस पर कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा और ये वैल्यू है ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते जा रहे हैं और एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डीके की इक्वेशन ये है।
कि किसी भी इंस्टेंट पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। टी वो इंस्टेंट ऑफ टाइम है और लैम्डा डीके कांस्टेंट है। डीके रेट या जिसको हम एक्टिविटी भी कह देते हैं कभी कभार, एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी या एक्टिविटी इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो ए नॉट थी, ये भी कम होते होते एक्सपोनेंशियली डिके होते होते बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई, इनडेफिनेटली ये आगे ग्राफ कंटिन्यू करेगा। सो किसी भी इंस्टेंट पर रेडियो एक्टिविटी के इज इक्वल टू ओरिजिनली एक्टिविटी टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। हाफ लाइफ, टाइम टेकन बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू reduce to 1/2 of its original amount is called half life। आपके पास 100 न्यूक्लियाई थे, 50 डीके हो गए, बाकी 50 बच गए, जितने टाइम में ये हुआ वो टाइम हाफ लाइफ कहलाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है। वैसे लाइफ अगर आप देखेंगे कितने टाइम में पूरे के पूरे वो 100 न्यूक्लियाई खत्म होते हैं, वो टाइम तो इनफाइनाइट है, कभी भी 100 के 100 न्यूक्लियाई सारे डिके नहीं होंगे। आपके पास 2 ग्राम यूरेनियम है, आप ये कभी भी नहीं बता सकते कि इसको 1000 साल लगेंगे कंप्लीटली डिके होने में, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा उसको कंप्लीटली डिके होने में, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल डिके का हमारे पास ग्राफ है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कभी भी 0 नहीं होते, ठीक है ना, ये आगे ग्राफ इनडेफिनेटली चलता है। सो हम लाइफ किसी भी सब्सटेंस की बता नहीं सकते, तो इसीलिए हम हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ताकि पता चले कि ये सैंपल कब तक रेडियो एक्टिव रहेगा, हम अंदाजा लगा सकते हैं। और मोस्ट ऑफन हम कहते हैं कि 5 हाफ लाइफ तक आप वेट करें, अगर उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की 5 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं तो अब वो सेफ है, अब आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अगर 5 हाफ लाइफ नहीं गुजरी तो इसका मतलब है वो अभी भी अच्छी खासी रेडिएशन इमिट कर रहा है जो डैमेज कर सकती है, सेफ टू बी एक्सपोज इन पब्लिक नहीं है, पब्लिक डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर सकते उसको। सो इस तरह हाफ लाइफ का हम यूज करते हैं। एक और एमसीक्यू आता है कि रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रिएक्शन काइनेमेटिक्स में, रिएक्शन काइनेटिक्स में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जिनमें रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के डिपेंड करता है कि कितना मास रिएक्टेंट का है, ठीक है ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाना है कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इनकी हाफ लाइफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट पर डिपेंड नहीं करती। आपके पास यूरेनियम का 100 ग्राम हो या यूरेनियम का 1 ग्राम हो, दोनों की हाफ लाइफ बराबर होगी बशर्ते कि दोनों सेम टाइप ऑफ आइसोटॉप हैं। ये भी यूरेनियम 238 है, ये भी यूरेनियम 238 है, लेकिन इन दोनों का रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के डिफरेंट होगा। ये 100 ग्राम है, ये 1 ग्राम है, इसका डिके रेट इसके डिके रेट से 100 टाइम ज्यादा होगा। सो वो डिपेंड करता है, लेकिन हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती। तो ग्राफिकली इंटरप्रेट करते हैं तो हम इसको इस तरह से करते हैं, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पर थे, ये ओरिजिनल से हाफ हो गए हैं एक हाफ लाइफ में, एक और हाफ लाइफ गुजरेगी, ये उस हाफ का फिर से हाफ हो जाएंगे, ठीक है ना। इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, इसका हाफ हो गए, यानी कि ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का 1/4 हो गए। एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये 1/8 हो जाएंगे, एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/16 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये ग्राफिकली हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। इक्वेशंस अब जो जरूरी हैं आपके लिए, जिसको आपने यूज करना है फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, बताओ कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाकी बचे, ठीक है। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाकी बचे उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपको पता होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज़ टू पावर n करेंगे। ये n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको उस सब्सटेंस की हाफ लाइफ पता होनी चाहिए, उसको उस पर डिवाइड करेंगे आप टोटल टाइम को। आपको बताया जाएगा कि एक सब्सटेंस की हाफ लाइफ 24 घंटे है, बताओ 4 दिन में कितना बाकी बचा। तो 24 घंटे यानी कि एक दिन उसकी हाफ लाइफ है, तो 4 दिन में उसकी 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज 4। वो 4 आप यहाँ पर पुट करेंगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपको गिवन होंगे, तो इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड आउट कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 4 दिन बाद बचे, ठीक है। कभी कभार नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बजाय पूछा जाता है कि कितना मास बाकी बचा। ओरिजिनली आपके पास 100 ग्राम था, बताओ 4 हाफ लाइफ के बाद या 4 दिन बाद, और हाफ लाइफ गिवन होगी, फाइंड करेंगे कितना मास बचा, कितने ग्राम बाकी बचा। तो वही इक्वेशन है, आपने वही मास के लिए भी लिख देनी है। यही इक्वेशन एक्टिविटी के लिए भी होती है। आपको पूछा जाता है कि ओरिजिनल एक्टिविटी इतनी थी, 2 बैकरल थी या 1000 बैकरल थी, बताओ इतने दिनों बाद कितनी बैकरल बाकी बचेगी अगर हाफ लाइफ इतनी हुई। तो उसमें भी आपने यही कॉन्सेप्ट हाफ लाइफ कैलकुलेट करके n की वैल्यू इधर पुट कर देनी है, यू कैन फाइंड आउट। कभी कभार इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें ये मत बताओ कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाकी बचे हैं, हमें ये बताओ कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो गए। तो फिर ये वाला फार्मूला नहीं लगाना, फिर ये वाला फार्मूला लगाना है। सिर्फ यहाँ पर 1 - 1/2 रेज़ टू पावर n आ जाएगा। मास के लिए भी वही आ जाएगा। यहाँ पर इसको मैंने n डैश से और m डैश से रिप्रेजेंट किया है। n डैश और m डैश आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट बिहाइंड, नो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड। दीज आर द
नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट बिहाइंड। इसी को एक्टिविटी के लिए भी आप लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करते हैं। आफ्टर 2 hours 1/16 ऑफ द स्टार्टिंग अमाउंट रिमेन्स अनडिकेड। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड आपको बताए हैं कि 1/16 बाकी बचे हैं। आपने बताया है हाफ लाइफ आइसोटॉप की क्या है। 1/16 बचे हैं, अगर एक हाफ लाइफ गुजरती है तो 1 हाफ हो जाता है, 2 हाफ लाइफ के बाद 1/4 हो जाता है, 3 हाफ लाइफ के बाद 1/8 हो जाता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, चौथी हाफ लाइफ के बाद 1/16 हो जाता है। ठीक है, तो 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं तब ये यहाँ पर पहुंचा है। और कितना टाइम लगा है? 2 घंटे। 2 घंटे में 4 हाफ लाइफ हैं। हमारे पास पता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। अभी हमने ये बात की ना, सो 2 घंटे यानी कि मिनट्स में ऑप्शन है तो इसको मिनट ही कर दे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, इतने मिनट्स गुजरे हैं और हाफ लाइफ हमें फाइंड करनी है। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हैं हमने अभी यहाँ से फाइंड किया? 1 2 3 4, 4 हाफ लाइफ हैं। इसको रीअरेंज करें, सो हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू 60 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 दूनी 4, 30 यहाँ पर लिख देंगे। सो 30 मिनट्स की इसकी हाफ लाइफ है। ठीक है, ये सारी खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं। अभी तक आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि 2 घंटे में 4 हाफ लाइफ है तो एक हाफ लाइफ 30 मिनट की, आधे घंटे की होगी। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग दैट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, एक की हाफ लाइफ है 30, एक की है 90। इनिशियली इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे दोनों में, 180 मिनट गुजर गए। अब बताओ इनके कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, उसके जितने बाकी बचे हैं, इसके जितने बाकी बचे हैं, उनका रेशो बताओ। सो हम बीच में लाइन लगाते हैं, इधर एक्स लिखते हैं, इधर वाई लिखते हैं। इसकी जो हाफ लाइफ है हम देखते हैं कि कितनी हाफ लाइफ बनती हैं। इसकी हाफ लाइफ है 30 मिनट्स की और इसकी हाफ लाइफ है 90 मिनट्स की। 180 मिनट 180 मिनट्स में इसकी 2 हाफ लाइफ बनती हैं। ठीक है, 90 और 90, यानी कि इसके 2 हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे? हमें पता है 1/4 बचेंगे, n0/4। ठीक है, इसकी 30 मिनट की हाफ लाइफ है, तो 180 मिनट अगर गुजर जाएं तो इसकी कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी? आपको पता होना चाहिए 6 हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी। सो 6 हाफ लाइफ गुजरने के बाद इसकी बाकी कितना अमाउंट बचेगी? सो आप लिखेंगे 1/2⁶, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। सो ये n0 डिवाइडेड बाय 32 बाकी बचेगा। इसके ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट बिहाइंड। सो इसका रेशो निकाल लें आप। 1/32 इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट बिहाइंड ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट बिहाइंड y के कितने हैं? 1/4। सो 1/32 मल्टीप्लाइड बाय 4/1, 8 4 32। ठीक है, 4 8 लिख देंगे यहाँ पर आप, 1/8 लिख देंगे आप। सो 1/8 शुड बी द राइट आंसर, बल्कि नहीं 1/16 आना चाहिए इसका आंसर। वी हैव प्रोबेबली मेड सम मिस्टेक हियर। 180 को अगर हम 30 मिनट्स पर डिवाइड करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 3 18। ठीक है, इसकी 6 हाफ लाइफ बचेंगी। 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8 और 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर 64 आया। ठीक है, तो यहाँ पर 64 आएगा, इधर भी 64 लिखेंगे तो 4 16 64 आ जाएगा। 1/16 लिख देंगे आप इसको। A option should be the correct one. Percentage of original quantity of radioactive material left after 5 half lives. So 5 half lives के बाद 1/32 बाकी बचता है। इसको परसेंटेज लिखेंगे आप, ये तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग या अप्रोक्सीमेटली 3% बाकी बचता है। इसको याद ही कर लें आप। ऑब्वियसली वहां पर कैलकुलेटर तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप 1/32 कर भी लें तो इतना टाइम नहीं लगेगा। सो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपने ये क्वेश्चन पहले किया होगा, आपको वहां पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिके कांस्टेंट क्या होता है? डिके कांस्टेंट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेकंड। हमने पहले डिके रेट पढ़ा, हमने कहा वो था चेंज इन न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड पर सेकंड। ठीक है ना, उसका यूनिट था पर सेकंड। अब है फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेकंड। सो नीचे पर सेकंड तो है, ऊपर डेल्टा एन नहीं है, ऊपर डेल्टा एन ओवर एन नॉट है। ये फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर जितना चेंज हुए वो डिवाइड कर दो। सो इसके भी ऊपर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट इसका भी पर सेकंड ही आएगा। ठीक हो गया, ये इसका फॉर्मूला होगा। इसको हम लैम्डा कहेंगे। मोस्ट ऑफन यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया जाता है, जरूरी नहीं है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और ये एन नॉट नीचे लिख दें तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये वाली बन जाएगी। ठीक है, सो यूनिट इसका पर सेकंड हो गया। इसी फॉर्मूले को अगर आप रीअरेंज करें, आप इन दोनों को न्यूमरेटर में लिख दें और बाकी इसको डिनोमिनेटर में रखें, तो आप कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में n0
ऊपर डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी क्या है? डिके रेट है या एक्टिविटी है। सो हम एक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन नॉट लिख सकते हैं। एक्टिविटी और एन नॉट का जो रेशो है वो डिके कांस्टेंट के बराबर होता है, या अगर आप इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करें तो डिके कांस्टेंट और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का जो प्रोडक्ट है वो एक्टिविटी के बराबर होता है या डिके रेट के बराबर होता है। ये वाली स्टेटमेंट आपकी हो गई। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिके कांस्टेंट डिपेंड करेगी नेचर ऑफ एलिमेंट के ऊपर, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट पर डिपेंड नहीं करेगी। जिस तरह हाफ लाइफ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, वो डिपेंड करती है कि सब्सटेंस कौन सा है, यूरेनियम 238 है कि थोरियम है कि क्या है। उसी तरह डिके कांस्टेंट भी नेचर पर डिपेंड करता है। हाफ लाइफ के साथ इसका एक इसकी इक्वेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए। बेसिकली ये इक्वेशन अगर ओरिजिनली लिखी जाए तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 होता है न्यूमरेटर में, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू शॉर्ट करके हम 0.693 लिख देते हैं और डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, तो आप कहेंगे 0.693, या इसी को रीअरेंज करके हम 0.7 भी लिख देते हैं, या आप नेचुरल लॉग ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। The product of decay constant and half life is equal to what? So it is equal to natural log of 2. हमने अभी पीछे किया, बाकी वैल्यूज अप्रोक्सीमेट हैं, that those are not the accurate ones. The decay constant is this. आपने बताना है कि इसकी एक्टिविटी 1/8 होने में कितना टाइम लगेगा। एक्टिविटी 1/8 कब होती है? 2 2 4 4 2 8, जब 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी होती हैं। ठीक है ना, 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी होती हैं जब। ठीक है, सो आपने बताना है कि 3 हाफ लाइव्स कितनी होंगी। आपको एक हाफ लाइफ पता होगी, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हाफ लाइफ कैसे फाइंड करेंगे? इसी से फाइंड करेंगे। आपके पास फॉर्मूला है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 या 0.69 लिख देता हूं मैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय लैम्डा, जिस विच इज 6.9 टाइम्स 10⁻³ इसको भी 0.69 कर दें तो 0.69 न्यूमरेटर में वैसा का वैसा होगा। इसको 0.69 करूंगा तो 7 10⁻² लिख दूंगा और ये कैंसिल हो जाएंगे और 1/10⁻², ऊपर जाएगा 10⁻² आ जाएगा इतने सेकंड्स, यानी कि 100 सेकंड्स। सो ये 100 सेकंड्स इसकी हाफ लाइफ है। 3 हाफ लाइफ 300 सेकंड, 300 सेकंड्स होंगी। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्टिविटी अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इतने हैं और डिके कांस्टेंट इतना है। हमने अभी पीछे पढ़ा, एक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। लैम्डा है इसका 8 टाइम्स 10⁻⁻10 और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं 6 टाइम्स 10⁻21। मल्टीप्लाई करें, 8 6 are 48, 48 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻21 माइनस 10 आएगा 11। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 4.8 टाइम्स 10⁻12 यूनिट क्या होगा? पर सेकेंड। ठीक है, या इसको टेरा सेकेंड भी आप लिख सकते हैं। दिस इज द एक्टिविटी। लास्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट यूजेज ऑफ रेडिएशन। अब ये टॉपिक मैं पहले भी बता चुका हूं, रट्टे वाला है, मैक्सिमली बुक रीडिंग से होगा। यहाँ पर जितने भी उसके कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं मैं आपको बता दूंगा, बाकी इसको रिवाइज कंप्लीटली आपको बुक से ही करना होगा। हर टेबल, हर साइड बॉक्स कुछ नहीं छोड़ना आपने, पीटीपी और एफटीपी दोनों का, फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लें, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन and medical uses of radiation. These are the learning objectives. So uses of radiation के जो basic conceptual points हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। या तो रेडिएशन ट्रेसर के तौर पर यूज होगी। यूजेस ऑफ रेडिएशन बेसिकली हम यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स ही पढ़ रहे हैं, या वो डायग्नोस्टिक्स एंड थेरेपी में यूज होगी, यानी कि डिजीज को डायग्नोज करना है, कैसे पता चलेगा कौन सा डिजीज है, उसमें यूज होगा। पता चल गया, अब उसका इलाज करना है, थेरेपी, उसमें यूज होगा। या रेडियोग्राफी में आपने रेडिएशन से कुछ ना कुछ इमेज बनाना है। ठीक है, इंसान का भी हो सकता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है। अब इसमें यूज कैसे होता है? ट्रेसर के तौर पे जब यूज करते हैं तो या तो मेटाबॉलिक पाथवे, या तो ब्लड फ्लो, या तो ऑर्गन फंक्शंस। मेटाबॉलिक पाथवे क्या है? जिस तरह आपने वैन नील हाइपोथेसिस बायो में पढ़ा, उसको ये जानने का शौक था कि जो ऑक्सीजन है इसमें ये CO2 वाला ऑक्सीजन है कि H2 वाला ऑक्सीजन है। इतना वो फारिग आदमी था कि ऑक्सीजन कौन सा है ये पता लगाने के लिए उसने रिसर्च कर ली, लेकिन खैर उससे कुछ ना कुछ फायदा भी हुआ। अब उसने पता कैसे चलाया? उसने क्या किया, उसने वाटर जो दिया, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में से एक में उसने ऑक्सीजन 18 हैवियर आइसोटॉप डाल दिया। तो अब आगे कार्बोहाइड्रेट जब बनेगा फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, उसमें जो ऑक्सीजन होगा अगर वो 18 वाला है, हैवी वाला है, तो पता चल जाएगा कि ये वाटर से था या कार्बन डाइऑक्साइड से, डिपेंडिंग अपॉन उसने कहाँ पे ऑक्सीजन 18 डाला था। यही काम हम रेडियोएक्टिव आइसोटॉप से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, हम आइसोटॉप को टैग कर देते हैं, वो पर्टिकुलर आइसोटॉप ऑक्सीजन 18 है, हम उसकी जगह कोई रेडियोएक्टिव वर्जन लगा देंगे, या कार्बन है कार्बन 14 लगा देंगे। मोस्टली कार्बन के साथ ये किया जाता है, इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव टैगिंग। ठीक है ना,
आपने किसी भी मॉलिक्यूल के साथ एक रेडियो एक्टिव एटम उसके अंदर जोड़ दिया, आपने उसको टैग कर दिया। अब टैग करने का क्या मतलब है, जिस तरह एयर टैग होता है, ठीक है ना, आईफोन में आप पीछे लगा सकते हैं, आईफोन वाला, एप्पल वाला जो होता है, उससे उसको डिटेक्ट करना आसान होता है। आपको पता चल जाता है कि ये सब्सटेंस, ये कार्बन का एटम, ये जिस मॉलिक्यूल को हमने टैग लगाया था, ये कहाँ कहाँ से होकर, किस किस जगह से होकर फाइनल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनाता है। तो आपको मेटाबॉलिक पाथवे पूरा पता चल जाता है कि हाँ, कार्बन से पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर कार्बोहाइड्रेट बना। उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। कभी कभार फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यूज करती है इसको, कि वो अपनी फर्टिलाइजर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल देती है, फिर वो पौधों को डालते हैं और 2-4 दिन के बाद वो देखते हैं कि पत्तों में रेडियो एक्टिविटी है कि नहीं है। अगर पत्तों में रेडियो एक्टिविटी है तो मतलब वो फर्टिलाइजर अब्जॉर्ब होकर पत्तों में पहुंच चुकी है। फिर वो रेट देखते हैं कि कितने दिनों में ये रेडियो एक्टिविटी मिट्टी से पत्तों में आ जाती है, तो पता चल जाएगा कि उनकी फर्टिलाइजर अच्छी अब्जॉर्ब हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही, फिर वो चेंजिंग करेंगे और फिर वो उसको मार्केट करते हैं कि हमारी फर्टिलाइजर 2 दिन में पत्ते तक पहुंच जाती है, जल्दी अब्जॉर्ब होने वाली है, अच्छी ग्रोथ देगी। ये इसकी टेस्टिंग के लिए उसको रेडियो एक्टिव टैगिंग की जाती है। ब्लड फ्लो, आपने अगर नॉर्मली तो ब्लड फ्लो रियल लाइफ हॉस्पिटल सेटिंग में हमने तो कभी भी रेडियो एक्टिव तरीके से नहीं किया, हम डॉपलर भी करवाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपने कभी, अगर आपके घर वालों में कोई हार्ट पेशेंट हो, डॉपलर वाला टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर्स, उसमें डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी से ब्लड फ्लो पता चल जाता है। अगर आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करना है तो आप ब्लड में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा है, सोडियम है। आप सोडियम को निकाल के उसकी जगह सोडियम 24 डाल देते हैं। अब वो सोडियम 24 आपने इधर डाला, वेन में डाला, और आपने आर्टरी में चेक करना है, वेन से हार्ट में जाएगा, हार्ट से आर्टरी में जाएगा, और आपने देखना है ये पूरा राउंड ट्रिप कितने दिन में हुआ, ये कितने टाइम में हुआ, सॉरी दिन नहीं, वो टाइम नोट करेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि ब्लड का फ्लो रेट कितना है, कितने टाइम में वो जल्दी, अगर जल्दी पहुंच गया वेन से आर्टरी में तो मतलब वो हार्ट को पहुंचकर वापस भी आ गया, अच्छा ब्लड फ्लो है, ठीक है। उसके लिए यूज होता है, बहुत ही रेयर यूज होता है, हमने तो कभी भी हॉस्पिटल में ये नहीं करवाया। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में, हाँ, ये यहाँ पर काफी यूज होता है। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, कोई भी ऑर्गन कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना। हर ऑर्गन सर्टन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट यूज करता है। थायराइड की एग्जांपल मैं देता हूँ, थायराइड आयोडीन यूज करता है थायरॉक्सिन बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर ये अच्छी आयोडीन अब्सॉर्ब कर रहा है, आपने बंदे को खाने में आयोडीन दी, उसके बाद थायराइड में आपने देखा थायराइड में पहुंच गई, तो इसका मतलब है थायराइड ने ब्लड से आयोडीन ले ली, आगे उसको रॉ मटेरियल उसने ले लिया, आगे वो काम कर रहा है तभी रॉ मटेरियल ले रहा है। अगर आपका थायराइड काम नहीं कर रहा तो वो आयोडीन अब्सॉर्ब ही नहीं करेगा, क्योंकि आगे काम ही नहीं कर रहा, रॉ मटेरियल क्यों लेगा, ठीक है। सो हम आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव वर्जन डालते हैं और फिर हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव है उसको डिटेक्ट करना आसान है। तो अगर यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी आ गई है थायराइड में, नेक रीजन में, तो पता चल जाएगा कि हाँ, थायराइड आयोडीन अब्सॉर्ब कर रहा है, तो उसका फंक्शन ठीक है, ठीक काम कर रहा है, ठीक है। कभी कभार ग्वाइटर को ट्रीट, ग्वाइटर की टाइप पता लगाने में भी हम इसको यूज करते हैं कि पूरा का पूरा थायराइड है, उसमें से एक जो नोड्यूल है वो ज्यादा आयोडीन ले रहा है, मतलब वो हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल है, वहां पे कुछ ना कुछ मसला है, ठीक है, उसको कहते हैं वार्म नोड्यूल। खैर वो डिफरेंट एक डिस्कशन है, आप इंशाल्लाह आएंगे एमबीबीएस में तो जरूर आप ये पढ़ेंगे आगे जाकर। सो किसी भी ऑर्गन का फंक्शन कितना है वो उसके यूज होता है। अब आपने बुक पढ़नी है, इसकी एग्जांपल जितनी भी पॉसिबल आइसोटोप की एग्जांपल्स दी हैं सारी रट्टा मार लेनी है। डायग्नोस्टिक्स एंड थेरेपी, अच्छा, अब इसमें कैंसर की ट्रीटमेंट की एग्जांपल आपकी बुक में है, तो है स्किन कैंसर, मेलानोमा है, स्किन का कोई भी सुपरफिशियल लीजन है, आपने उसको उड़ाना है। आप उसके लिए वो रेडिएशन डालेंगे जो स्किन डीप हो, ठीक है, और वो कौन सी है, बीटा, लो पेनिट्रेशन है इसकी। अगर विसरल है, यानी कि विसरा के अंदर कहीं लिवर कैंसर फॉर एग्जांपल है, उसके लिए आपने वो रेडिएशन यूज करनी है जो डीप तक जाए, गैमा यूज करेंगे। सो विसरल कैंसर की ट्रीटमेंट में यू यूज गैमा, एंड सुपरफिशियल स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज बीटा, ठीक है। इसका सोर्स जो होता है स्ट्रांशियम 90 होता है, और इसमें हम कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। रेडियोग्राफी, अगर आपने जो है इमेजिंग बतानी है कि हाँ बॉडी में ऑर्गन की शक्ल कैसी है, तो उसके लिए आपने ह्यूमन बॉडी में अगर यूज करना है तो आपने लो एनर्जी रेडिएशन यानी कि एक्सरे यूज करनी है। लेकिन अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है, फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसका पाइप कहीं से लीक हो रहा है, अब पाइप अंडर दीवारों के अंदर आना शुरू हो गए, आपको क्या पता, आप दीवार तोड़कर थोड़ी देखेंगे, ठीक है। पुराना जमाना तो गया कि जिसमें दीवार के ऊपर ही पाइप होते थे, तो पता चल जाता था कि यहाँ से लीक हो रहा है। अब अंडरग्राउंड है या कहीं पर है, वी कैन नॉट सी, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पर ब्रेक है, तो आप उसको टेस्ट करने के लिए गैमा रे यूज करते हैं, उसको कहते हैं गैमा कैमरा। गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा, वो गैमा की रेडिएशन छोड़ता है, वो गैमा की रेडिएशन छोड़ेगा, आप उसके जो भी दीवार है जिसमें आपको लग रहा है कि मसला है, एक साइड से गैमा डालेंगे, गैमा रेडिएशन गुजरेगी,
दूसरी साइड पर आपने डिटेक्टर लगाना है। सो आपको पता चल जाएगा कि एक सर्टन एरिया है जहां पर बहुत ही ज्यादा इजीली गामा रेडिएशन निकल रही है, लीक है, ठीक है ना, वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ कंक्रीट में दरार है, या अगर पाइप है तो पाइप यहाँ से लीक हो रहा है, इस तरह पता चल जाएगा। या पाइप की लीकेज का ज्यादा आसान तरीका ये होता है कि वो सारा सोर्स बंद कर देते हैं और टैंकी में गामा रे डाल देते हैं, गामा रे का कोई सोर्स डाल देते हैं, ठीक है। सारे जितने रिहायशी हैं उनका पाइप 1-2 हफ्ते तक बंद ही रहता है, पानी उनको बाहर से लेना पड़ता है। ये बड़े शहरों में ये मसाइल है। आप गामा रे का सोर्स डालते हैं और उसके बाद सारी पूरी बिल्डिंग की टैप्स बंद हैं, कहीं से पानी निकल नहीं रहा, लेकिन एक जगह पर आपको डिटेक्ट होगी कि यहाँ से गामा रेडिएशन आ रही है, तो मतलब वो जो सोर्स वाला जो पानी में हमने डाला वो वहां से लीक हो रहा है, आपको लीकेज पता चल जाएगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गामा रे से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आपने बुक उठानी है, हर एक चीज को रट्टा मारना है, जितनी भी साइड बॉक्सेस हैं, वैल्यूज, इंफॉर्मेशन, कितने सीवट पर क्या होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। कुछ बेसिक एग्जांपल्स तो हमने अभी पढ़ ली, इनको याद करने की आपको ऑलरेडी आपको आती है। Which of the following is not the somatic biological effect of radiation? Somatic और genetic effect, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सोमैटिक मतलब बॉडी वाइज, जेनेटिक मतलब ऐसा जो आपके जर्म लाइन सेल्स को अफेक्ट करे और अगली जनरेशन में जाए। सो अगर आपके जर्म सेल्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं तो वो जेनेटिक चेंजिंग है, ठीक है ना, जीन म्यूटेट हो गई, अब अगली जनरेशन को भी वही डिजीज होगी। सोमैटिक में आपके स्किन, आपके किसी ना किसी ऑर्गन को कोई मसला हुआ है, दैट इज सोमैटिक। अब आपके हाथ पर अगर रेडिएशन बर्न है, आपके बच्चे को हाथ पर रेडिएशन बर्न नहीं होगा क्योंकि वो आप तक ही लिमिटेड था, ठीक है। सोमैटिक इफेक्ट्स थोड़े से लेस सीवियर हैं, ज्यादा सीवियर हैं। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आपने पढ़ लेना है। अब इनमें से स्किन बर्न, लॉस ऑफ हेयर, ये सारे के सारे सोमैटिक इफेक्ट्स हैं। अब ये अब सी और डी में मसला है, ये एक एमसीक्यू पास पेपर का है और बच्चों ने बड़ा इसमें परेशान हो गए कि ये लगाएं कि ये लगाएं, क्योंकि कैंसर तो जेनेटिक इन नेचर है ना, कि जीन में कोई मसला हुआ और सेल डिवाइड होने लग गया, तो ये भी तो जेनेटिक है, इसको लगा देते हैं। कौन सा सोमैटिक नहीं है पूछा हुआ है, तो ये सोमैटिक तो नहीं है। या जीन म्यूटेशन, ये भी जेनेटिक है, अब क्या करें। तो याद रहे इंडक्शन ऑफ कैंसर है, आप जीनोबायोटिक्स पढ़ेंगे वैसे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इंडक्शन ऑफ कैंसर और इसमें फर्क होता है। इंडक्शन ऑफ कैंसर ये है कि म्यूटेशन ऑलरेडी थी, आपने जाके कुछ ऐसी चेंजिंग कर दी कि जिसकी वजह से वो म्यूटेशन इंड्यूस हो गई और अब वो फिनोटाइप में आ गई। वैसे काफी डीप टॉपिक है, उसकी तरफ मैं जा नहीं रहा। आपको पता होना चाहिए कैंसर अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो लाइफ की किसी स्टेज पर वो किसी ना किसी फैक्टर से इंड्यूस हो रहा है, तो वो फैक्टर जेनेटिकली कुछ नहीं कर रहा, दैट इज नॉट जेनेटिक म्यूटेशन। वो आपके अंदर ऑलरेडी म्यूटेशन थी, ऑलरेडी वो आगे बच्चे में ट्रांसमिट होनी ही है, उसमें उस बेचारी रेडिएशन का कोई कसूर नहीं है। तो दिस इज स्टिल नॉट द बेस्ट आंसर, जीन म्यूटेशन इज द बेस्ट आंसर। आप उसको सेलेक्ट करेंगे कि आपकी जीन में म्यूटेशन थी ही नहीं, रेडिएशन डाली, जीन म्यूटेट हो गई, तो आप इसको कहेंगे कि ये जेनेटिक इफेक्ट है रेडिएशन का। अच्छा जी, दिस इज नॉट वन ऑफ आवर टॉपिक्स। इससे पहले नॉर्मली हम अब्जॉर्ब्ड डोज और इक्विवेलेंट डोज को भी पढ़ाया करते थे, लेकिन चूंकि वो एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हम टच नहीं करेंगे। आपका जो सिलेबस है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेडिकल यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। सो आपने सोमैटिक और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स वाला वो टॉपिक है उसको डिस्कस करना है अच्छे तरीके से, और कहाँ कहाँ कौन सा आइसोटॉप यूज होता है। थ्योरेटिकली यहाँ से रट्टे वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर अब्जॉर्ब डोज ऑब्वियसली लेक्चर में तो हमने पढ़ा, डिस्कस किया रेगुलर लेक्चर्स में, बट वन शॉट में मैंने सिर्फ वही चीजें आपको बतानी है जो कि एक्सप्लिसिटली मेंशन है और जरूरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपने कुछ करना है दैट इज ऑन योर ओन, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उस पर टाइम वेस्ट करें आखिरी दिनों में, आखिरी वीक में, आखिरी 1-2 दिन में। सो दिस इज ऑल फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स। ये हमारी सेकंड ईयर तकरीबन कंप्लीट हो गई, तकरीबन क्या पूरी कंप्लीट हो गई। कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड मोशन से, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से। तो सब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको कामयाब करे, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। खुदा हाफिज़।